दया। तो बॉटनी वाला हिस्सा जो था, मैंने शुरू में आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स बताए थे। तो प्रोकैरियोट्स से शुरू होता है ना, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया को हमेशा इसी में पढ़ा जाता है, बॉटनी के साथ पढ़ते हैं बैक्टीरिया को। वायरस को भी कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ बुक्स जो है वायरस से शुरू करती है बॉटनी की शुरुआत, और कुछ लोग बैक्टीरिया से करते हैं। वायरस के बारे में आपको बताया था, कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच। लेकिन बैक्टीरिया एकदम अर्ली टाइप का सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जो कि न्यूक्लियस, बहुत अर्ली टाइप का न्यूक्लियस होता है, बहुत प्रारंभिक प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं हुआ अभी उसमें। तो नेकेड जो है उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए और आरएनए ओपन होता है। तो ऐसा जो जेनेटिक मटेरियल होता है ओपन वाला, क्रोमोसोम्स नहीं होते एक तरह से, या यूं कहीं क्रोमोसोम होते हैं तो नेकेड होते हैं। तो जैसे आप वायरस में पढ़ते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, है ना, और ये जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल तो अच्छा खासा है, जीनोम है, बैक्टीरिया का जीनोम है अच्छा खासा। जीनोम तो हमारे कोरोना का भी है कोरोना में भी अच्छे जीन्स हैं, लंबे बड़े अच्छी खासी संख्या है जीन्स की। लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका, यहाँ से शुरू होता है बॉटनी की शुरुआत। और इसी में कुछ है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनको हम सीधा जोड़ देते हैं और बोलते हैं कि साइनोबैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, और एल्गल ब्लूम का भी कारण बनता है। यूट्रोफिकेशन में भी इसको पढ़ा जाता है। और साइनोबैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी आता है। क्योंकि हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ जब आपको बताया था कि जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तो जीवन की उत्पत्ति में सबसे पहले मैंने कोएसरवेट जो बताया था, वहां आपको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बताया था। आफ्टर देन ये जो है ये आपको ये बताया था फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये पूरा ग्रुप है इनका। साइनोबैक्टीरिया का एक पूरी फैमिली है जिसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं। इसके साथ आता है माइकोप्लाज्मा। एक और प्लांट है माइकोप्लाज्मा। प्लांट नहीं कह सकते, लेकिन इनको बोलते हैं पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक एनिमल्स, लाइक ऑर्गेनिजम्स। सो पीपीएलओ। तो माइकोप्लाज्मा भी यही पूछा जाता है, इसी जगह पे। और तीसरे नंबर पर आप इसमें लिख सकते हो जो फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज। चूंकि माइसिटीज शब्द जुड़ गया है तो इसमें फंजाई आ जाएगा, है ना। माइकोटा ग्रुप मीन्स फंजाई, कवक। माइकोलॉजी बताया था आपको, माइकोलॉजी, माइकोटा, माइसिस, लास्ट में माइसिस लगाते हैं। मेडिसिन बनाते तो माइसिन लिख देते हैं, है ना, एजिथ्रोमाइसिन। तो जब हम एंटीबायोटिक बनाते हैं तो माइसिन लग जाता है, लास्ट में माइसिन। तो जितनी भी माइसिन वाली मेडिसिन है वो सब कहाँ से निकल करके आए? डिराइव्ड फ्रॉम फंगस, है ना, फंजाई से वो निकली है। किसी न किसी फंगल उससे प्रोडक्शन हुआ है उसका, इसलिए उसका नाम है माइसिन। कि माइसिन, माइकोटा, माइसिलियम, वही फिलामेंट। माइसिलिया मतलब बहुत सारे फिलामेंट, ग्रुप ऑफ फिलामेंट, माइसिलिया। एंड माइसिलियम है सिंगल फिलामेंट। तो ये है आपके फिलामेंट, मतलब भाई कवक तंतु, ठीक है, किसी भी फंजाई का एक फिलामेंट, एक टुकड़ा, तो उसको बोलते हैं। और इसी के अगर जड़ें डेवलप हो जाती है तो उसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। इसी में यदि कुछ रूट्स लाइक डेवलप हो जाता है तो उसको बोला जाता है माइकोराइजा, ठीक है। तो माइको MYCO, ये वर्ड जहां पे भी लगता है इसका मतलब होता है फंगस। तो आपको आंसर निकालना आना चाहिए, माइसिलियम, माइकोटा, माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोराइजा। तो आपको आंसर निकालना, टर्मिनोलॉजी से भी आप बहुत सारे आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि माइको इज इक्वल टू फंगस है। तो फिर अब आप आंसर निकालना जानते हो।
एक्टिनोमाइसिटीज है तो डेफिनेटली अब माइसिटीज लगा हुआ है तो ये फंगल से इसका रिजेम्बलेंस होगा, लेकिन ये बैक्टीरिया के नजदीक, इसलिए हम इसको एक साथ पढ़ते हैं, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसिटीज, ये सब। तो आज का होमवर्क आपका हो गया इस सप्ताह का, ये सब आप तैयार करो, जाकर के माइकोप्लाज्मा के बारे में देखो, एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में देखो, थोड़ा साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ो, तो धीरे धीरे आपका हो जाएगा कवर। और ये करना ही पड़ता है क्योंकि ये जीवन की शुरुआत है, इसके बाद हम दूसरे एनिमल्स और दूसरे जीवन के कठिनाई जटिलता की ओर जाते हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स की तरफ निकलते हैं, क्योंकि इसके बाद जीवन जटिल होने लगता है, कॉम्प्लेक्स होने लगता है। इसके बाद जो बड़ा ग्रुप आता है उसको हम लोग जनरली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में तो प्रोटिस्टा बोल देते हैं, और सामान्य भाषा में हम लोग जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन करते हैं तो यहाँ बोलते हैं कि ऐसी एल्गी जो यूनिसेल्युलर एल्गी, एक कोशिकीय एल्गी, जैसे वहां हमने एक कोशिकीय प्रोटोजोआ देखे थे, यूनिसेल्युलर एनिमल, या यूनिसेल्युलर प्लांट। तो यूनिसेल्युलर प्लांट जैसे लाइक वोल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, अगेन बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं यूग्लिना को प्लांट्स में पढ़ते हैं, एल्गी के साथ पढ़ते हैं, वो बोलते हैं कि यूग्लिना जो है उसमें क्लोरोफिल है, तो यूग्लिना प्रोटोजोवन नहीं है बल्कि वो प्लांट है। तो इधर भी आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, यूग्लिना। तो 3 तो बड़े नाम हो गए, वोल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास एंड यूग्लिना। ये आपके यूनिसेल्युलर एल्गी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक कोशिकीय शैवाल, एक कोशिकीय शैवाल, तो शैवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। एल्गी बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, शैवाल फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर है, कई श्रब्स नुमा हो जाते हैं, श्रब्स जैसे हो जाते हैं, झाड़ी नुमा हो जाते हैं। समुद्र में जो है आप गहराई में जैसे जैसे जाते हैं तो क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा, फियोफाइटा, तो लाल रंग के होते हैं तो रोडोफाइटा बोलते हैं, भूरे रंग के होते हैं फियोफाइटा बोलते हैं, हरे रंग के होते हैं क्लोरोफाइटा बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं इसके एल्गी के, जो समुद्र में बड़े बड़े झाड़ जैसे भी हो जाते हैं। लेकिन अधिकांश एल्गी जो है वो सूक्ष्म संरचना होती, छोटी संरचनाएं होती हैं और प्लैंक्टन्स की तरह तैरते रहते हैं, सतह पर तैरते रहते हैं। कम एल्गी हैं जो वो कम जातियां हैं एल्गी की, जो बहुत गहराई में होती है और बहुत बड़ी होती है। दरअसल इनको भी फोटोसिंथेसिस करना होता है। और जो कुछ एल्गी हैं जो बहुत ज्यादा यूपीएससी को पसंद है वो है जू क्लोरेला, क्लोरेला और जू क्लोरेला बहुत ज्यादा पसंद है, यूपीएससी बहुत पसंद करता है ये सब, जू क्लोरेला या क्लोरेला। क्लोरेला को जू क्लोरेला कैसे बन जाता है, तो वो उसके साथ जुड़ जाता है हाइड्रा के साथ, हाइड्रा के साथ उसका सिम्बायोसिस। अब ये अनसिन में भी दे देता है वो और इधर भी देता है, दोनों जगह दे देता है। ये प्रश्न बहुत कॉमन है, यूपीएससी ने कम से कम अभी तक 40 बार पूछा होगा। जू क्लोरेला, हाइड्रा, ठीक है। वहां एक और शब्द जो हाइफा आया था, हाइफी है ना, फिलामेंट, उसके लिए उधर जोड़ लेना, मैं भूल गया उसको। फंगस में माइकोटा वगैरह जो आपने लिखा था वहाँ हाइफी, फिलामेंट को क्या कहते हैं, माइसिलिया को हाइफी। बहुत सारे जो हाइफी होते हैं वो बहुत सारे माइसिलिया वो कहलाते हैं हाइफी, हाइफा, सिंगल फिलामेंट। तो जो ब्रेड मोल्ड है वो आपने देखी होगी ना, रोटी के ऊपर फफूंद आती है, तो रोटी 1-2 दिन बाहर रह जाती है तो उसके ऊपर फफूंद आ जाती है, अचार के ऊपर आ जाती है, नींबू के ऊपर आ जाती है, फलों के ऊपर आ जाती है, फफूंद आ जाती है, तो फिलामेंट्स होते हैं और उसके स्पोर्स उड़ते रहते हैं। इनका रिप्रोडक्शन किससे होता है, स्पोर्स से। अभी सीड्स डेवलप नहीं हुए, अभी मैं आपको सीड का डेवलपमेंट बताऊंगा, पहली बार सीड कहाँ बने। अभी जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो स्पोर्स के माध्यम से हो रहा है, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यदि आप देखोगे तो वो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में 2 है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बडिंग से भी हो सकता है, या यूं कहें कि डेथ और डीके हो जाता है उसके बाद भी हो सकता है। डेड प्लांट से भी हो सकता है, वो जर्मिनेट हो जाता है। और बाइनरी फिजन भी हो जाता है, जैसा प्रोटोजोआ में हो रहा था, 2 भागों में टूट जाता है। मल्टीपल फिजन भी हो सकता है, एंसिस्टमेंट भी हो सकता है अनफेवरेबल कंडीशन में, जब कंडीशन ठीक ठाक नहीं होती,
बहुत गर्मी पड़ रही है, डेसिकेशन की प्रॉब्लम है, तो ऐसे समय में वो अपने चारों तरफ एक कोट बना लेता है, सिस्ट बना लेता है, थैला कवर बना लेता है, उसको बोलते हैं एनसिस्टमेंट। और एनसिस्टमेंट कर लेते हैं, सिस्ट पड़ी रहती है धूल मिट्टी में, जब बारिश होती है तो वो सिस्ट घुल जाती है, अंदर से एनिमल बाहर आ जाता है। ये सारे जो है एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल। लेकिन मेल स्पोर एंड फीमेल स्पोर हो सकते हैं। पॉजिटिव स्पोर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर निगेटिव चार्ज है, वो दोनों मिलेंगे तो एक तरह का लाइक जो कंजुगेशन लाइक प्रोसेस होती है उसको कह सकते हैं रिप्रोडक्शन, क्योंकि दो अलग अलग तरह से गैमिट आ रहे हैं, गैमिट्स की तरह काम करते हैं, स्पर्म और ओवम की तरह काम करते हैं एनिमल में जैसा होता है। लेकिन अभी वो सीड नहीं है, अभी वो सीड की तरह जर्मिनेट नहीं हो रहे, यानी फ्लावर में जो पोलिनेशन होता है मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, वैसा काम नहीं है। स्पोर्स अलग चीज है, ध्यान रखिए। तीन तरीके से जो है आप वो देखते हैं, एक स्पोर्स, एक सीड्स का डिस्पर्सल। सीड्स जो हवा में उड़ते मिलते हैं आपको, पौधों के पके हुए फलों के फूटने से बहुत सारे बीज बिखर जाते हैं और कई बीजों में पंख होते हैं, सीड विंग्स, विंग्स होते हैं उनमें, सीड्स में। और वो हवा के साथ गर्मी के दिनों में, इन दिनों में बारिश से पहले मई जून के समय में आपको ऐसे उड़ते हुए दिखते हैं, कई बार कपड़ों पे ऐसे लग जाता है। वो सीड होता है, बीच में चारों तरफ पंख होते हैं, रोएदार होता है उसका शरीर। वो स्पर्म और ओवम नहीं है और वो पोलिनेशन भी नहीं है, वो जर्मिनेशन के लिए जा रहा है, इसलिए ये कहलाएगा डिस्पर्सल, डिस्पर्सन। ठीक है, सीड्स का क्या होता है? डिस्पर्सन होता है, वो अलग चीज है। और मेल फ्लावर से मेल गैमेट का निकल करके फीमेल फ्लावर तक जाना, वो जो रिप्रोडक्शन के लिए जो ट्रेवलिंग हो रहा है वो पोलिनेशन का पार्ट, क्योंकि वो पोलिनेशन के लिए जा रहा है, वो पोलिनेट करने के लिए जा रहा है। तो फीमेल फ्लावर पे जाकर के, गाइनोशियम पे जाकर के जब एंथर ठहरता है तो उसको बोलते हैं पोलिनेशन, पोलिनेट करना, परागण, वो परागण है। और ये जो स्पोर्स एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, वहां जाकर के जर्मिनेट हो रहे हैं, तो ये अलग चीज है। ये विकिरणन है एक तरह का स्पोर्स का, स्पोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये बिल्कुल अलग चीज है। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं प्लांट्स के मामले में कि हो क्या रहा है, कौन सी प्रोसेस हो रही है। हर प्रोसेस का अलग नाम है, जाकर के देखिए उसको, और तीनों अलग अलग प्रकार की घटना है। ये तो बारीकी है ना उसकी, जो आपको समझ नहीं। तो अभी तो सीड बने ही नहीं है, अभी आप सीड का नाम नहीं ले सकते कि एल्गी के सीड है या फंजाई के सीड है। फंजाई में भी स्पोर होते हैं, और इसीलिए तो एक तरह से वो जो डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं, या यूं कहें कि कॉन्टाजियस डिजीजेज होती हैं, तो जो कांटेक्ट में आने पर वायरस और बैक्टीरिया से जो डिजीजेज होती हैं, वो जो लाइक दिस वो होता है, स्पोर्स जो है ट्रांसफर हो जाते हैं, स्पोर ट्रांसफर हो जाते हैं। और एक रोटी यहाँ पड़ी हुई थी, एक रोटी दूसरे कमरे में रखी हुई है, वो खराब नहीं हुई और ये हो गई, क्योंकि वहां फैन भी चल रहा था, कमरा भी बंद था, स्पोर्स वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के लिए आपने एसी बंद कर दिया, फैन बंद कर दिया, और थोड़ी सी उमस थी, मीडियम मिला उसको, प्रॉपर मीडियम मिला, स्पोर तो घूम रहे थे लेकिन मीडिया नहीं था। स्पोर को ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए मीडिया नहीं था। जैसे ही वो मीडिया मिला और आप उधर से गुजरे और आपने ग्लास में से थोड़ा पानी छिड़क के उसके ऊपर गिर गया, रोटी के ऊपर, वो गीली हो गई तो मीडियम बन गया, और वो बहुत आसानी से उस पर स्पोर ग्रो हो सकते हैं। और स्पोर ग्रो हो जाएंगे तो वो फफूंद हो जाएगा, वो फंगल इन्फेक्शन हो गया, वो फंजाई आ गया उस पर, हम बोलते हैं इस पे फफूंद जम गया है ना, उसी को बोलते हैं ना रोटी खराब हो गई फफूंद में। वो ऐसा आपने खा लिया तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, ठीक है ना, वो फूड पॉइजनिंग का पार्ट हो जाएगा। अब आप कई तरह की बीमारियां हो जाती है, तो ये फंगल डिजीजेज, इस टाइप की डिजीजेज भी आती है, फंगल डिजीज। ऐसे स्किन की होती है, कांटेक्ट में आने पर एक आदमी की स्किन में कोई फंगल डिजीज थी, वो दूसरे आदमी के उसमें भी हो गई, इसमें भी इम्यूनिटी काम करेगी। अगर आप साफ सुथरे रहते हैं तो आपके अंदर नहीं होगी, ठीक है।
और अगर आप साफ सुथरे नहीं है, जैसी कंडीशंस उस व्यक्ति के साथ थी वैसी आपके साथ भी है, तो उसको मीडियम मिल गया, बेस बन गया, वहीं पे वो ग्रो कर जाएगा। ये सब चीजें हैं। तो फंगल डिजीज है, बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जो फंजाई के माध्यम से होती है, कवक के माध्यम से होते हैं, खास करके स्किन डिजीजेज। तो कवक से होने वाली रोग एक लिस्ट बना लीजिए। प्लांट्स में कौन कौन से कवक से होने वाले रोग हैं, अच्छी खासी लिस्ट बनेगी प्लांट में। क्योंकि किसी भी पौधे की पत्ती अगर अनावश्यक मुरझा रही है, फल अनावश्यक मुरझा रहा है, लाइनें बन रही हैं, कुछ उल्टा सीधा हो रहा है पत्तियों के साथ, पत्तियां मुड़ गई हैं, पत्तियां छोटी रह गई हैं, उनका कलर फीका हो गया, जगह जगह से पेचेस आ गए हैं उसके अंदर, ऐसा कुछ भी हो रहा है तो वो कवक की बीमारी, फंगल इन्फेक्शन लग चुका है उसको। आपके पौधे को, गुलाब को, या जो भी पौधा अपने फसलों को, या आपके घर में जो भी बगीचे में पौधा लगा हुआ है, अगर उसकी पत्तियां मुड़ रही हैं, छोटी रह गई हैं, शेप बिगड़ गया है, कलर बिगड़ गया है, फंगल इन्फेक्शन। रेड रॉट डिजीज जो है गन्ने में होती है, गन्ने को तोड़ते हैं आप, लाल रंग का गन्ना, वो एक लाइन निकलती है पूरी, रेड रॉट, गन्ने का रेड रॉट डिजीज। पपीते का पत्ती मुड़न रोग वो होता है, लीफ कर्ल ऑफ पपाया। लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो पोटैटो के दो बीमारियां हैं, और इसकी वजह से आयरलैंड भूखा मर गया था एक समय, आयरिश पोटैटो वाली प्रॉब्लम जो आप पढ़ते हो, अकाल पड़ गया था क्योंकि पोटैटो के ऊपर ही जिंदा थे और उसी में बीमारी लगी। बीमारी का फंजाई का नाम था फाइटोप्थोरा। तो परीक्षा में खूब पूछते हैं, आयरिश पोटैटो इसीलिए नाम है उसका, आयरिश पोटैटो बोलते ही इसीलिए। भारत का नहीं है ये भोजन, भारत की फसलें बहुत कम है, खाने पीने की चीजें बहुत कम है। जौ, चावल, ये पुराने हैं, ये भारत में भी थे, ठीक है। जव बोलते थे, इसलिए वैदिक काल में उसको यव कहते हैं। य को ज बोलते थे ना, अभी हमने य को ज बोलना शुरू कर दिया। यज्ञ को यज्ञ बोलते हैं, जग, यज्ञ कर रहे हैं, जग कर रहे हैं। यज्ञमान था तो यजमान बोल दिया, उसको यजमान बोलने लग गए। तो ऐसे ही वो जो था यव, अब बोलते हैं ऋग्वेद में जव को क्या कहते हैं, तो बोले यव बोलते हैं, तो जव बोलते, अभी हम जव बोलते हैं, तो वो यव था, इसलिए यव का जव है, यज्ञ का जग है, यजमान का जजमान है। य को जब बोलते हैं, जजमान बोलते हैं, यह नहीं बोलेंगे, ठीक है। हर चीज में यही है। तो वो अपभ्रंश हो गया, संस्कृत का निकल करके आ गया, संस्कृत से निकले हुए शब्द हिंदी में जो शब्द है। तो इसलिए बोलते हैं कि प्राचीन काल में, वैदिक काल में शब्द को दिया था। आपका सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल का जो हिस्ट्री वाला है चैप्टर, वो तैयार हो गया। तो प्राचीन काल में था, जो कि वेद में है, ऋग्वेद में है, इसका मतलब इंडिया में जौ था, लेकिन वीट नहीं था, मेज नहीं था। ये बाहर से आई हुई फसलें, कोई 8वीं शताब्दी में आया, कोई 16वीं शताब्दी में आया। आलू, टमाटर, ये प्याज, लहसुन, लहसुन प्याज तो पुराना है, भारत का है, क्योंकि लहसुन प्याज तो बहुत पहले से अवॉइड करते थे ना, नहीं तो महावीर स्वामी अवॉइड कैसे करते हैं, जैन धर्म वाले अवॉइड कैसे करते हैं, मना करते थे कि लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, इसका मतलब कोई कोई तो खाता होगा तभी तो मना करते थे। तो ये पुराना, तो ये जो है ये आप निकाल सकते हो। तो अब ये ना, ये बड़े कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं कि क्या भारत में लहसुन प्याज 15वीं शताब्दी में आया? तो आप अंदाजा लगा सकते हो ना कि जैन लोग जो है वो लहसुन प्याज नहीं खाते, तो जैन धर्म जो है महावीर स्वामी के समय में लहसुन प्याज होता होगा। फिर वो हर्षवर्धन के समय में जो फाइयान वर्णन करता था, तो उसमें लिखता था कि अधिकांश हिंदू लोग, खास करके जैन धर्म के लोग, लहसुन प्याज नहीं खाते थे। तामसी प्रवृत्ति के लोग मांसाहार भी करते थे और लहसुन प्याज का प्रयोग भी करते थे। तो ये बात फाइयान लिख के गया है, तो हर्षवर्धन के समय में, यानी 6। तो
आप जो हिस्ट्री में पढ़े हो ना, वहां से आप ये वाले क्वेश्चन जनरल कॉमन सेंस वाले निकाल सकते हो कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि उस सेंचुरी में ये सब था। तो जरूरी नहीं उसके लिए आपको साइंस या बॉटनी और यहां पढ़ोगे तो आंसर आएगा, कहीं से भी आ सकता है, किसी स्टोरी से आ सकता है, किसी सिनेमा से आ सकता है। नहीं, सिनेमा से मत लेना, वो डायरेक्टर को पता नहीं है, मैंने बताया ना डायरेक्टर समझदार नहीं है, तो वो डायरेक्टर कुछ भी कर देते हैं। वो जैसे मैंने बताया पृथ्वीराज चौहान वाले में मोबाइल टावर भी दिख रहे हैं, तो वो उनको समझ में नहीं आते। ये ख्याल रखा था बी आर चोपड़ा ने, रामायण और महाभारत बनाते समय रामानंद सागर ने और बी आर चोपड़ा ने, उन्होंने ख्याल रखा था ऐसा। नहीं तो राम और सीता वन को जा रहे हैं और सब मोबाइल भी दिख रहा है, उधर भी दिख रहा है, और थोड़ी देर में ट्रेन भी निकल गई तो फिर वो सीन में मतलब नहीं निकलेगा। तो जानबूझ करके वो छत्तीसगढ़ के डीप में जाकर के, और जहाँ वाकई में जंगल थे और अभी कुछ नहीं था, क्योंकि अब तो इतने डेवलपमेंट आ रहे हैं कि कोई न कोई साइन तो पकड़ में आ ही जाएगा, तो आप शूटिंग कर ही नहीं सकते ना ऐसा। पार्क में दिखाया था वो संयोगिता और उसको पृथ्वीराज चौहान को, तो वो लैंप पोस्ट लगे हुए थे, ऐसे मॉडर्न लैंप थे ना सारे। तो पार्क में आजकल तो एक से एक चीजें जो है वो उस जमाने में थी नहीं। अंग्रेज, इसलिए आप देखो ये मूवी बनाते हैं, जैसे अभी उधम सिंह के ऊपर बनाई थी, तो वो जानबूझ करके उस जमाने का लंदन और वो सब क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी का लंदन और उस समय के लंदन में अंतर होता है। अभी वो एक सीरीज बनाई थी फैमिली मैन, मनोज वाजपेयी वाली, तो उसने जानबूझ करके 1990 से 2000 तक का चेन्नई कैसा होगा और श्रीलंका कैसा होगा और पोर्ट पे क्या सुविधाएं थी, तो जानबूझ करके उस जमाने की चीजें क्रिएट करते हैं, और पुराने जमाने की चीजें सजाने के लिए, इधर दिखाने के लिए साइड में ला कर रखते हैं। कहीं कहीं से मिलती है उनको ऐसे एंटिक चीजें, एंटिक की दुकान से जा करके खरीद लेते हैं और वो ऐसा माहौल बना देते हैं, नहीं तो वो सब बेकार हो जाता है। इसलिए पुराना सीन बताना होता है। जैसे अभी हर्षद मेहता वाला है, तो फोन भी जानबूझ करके पुराने वाले वो बता रहे थे, जिसमें एक वो एंटीना निकलता था और ऐसे बात करते थे, तो हमेशा हर्षद मेहता को वाले फोन दिखाए गए थे, नहीं तो अभी मॉडर्न फोन दिखा देंगे तो कैसे होगा। तो ये डायरेक्टर की समझ पे डिपेंड करता है कि पीछे बैकग्राउंड में कोई सीन दिख रहा है या इधर से कहीं ऐसी कोई चीज नजर नहीं आनी चाहिए। जो हर्षद मेहता तो बहुत पहले मर गया और आप अभी 2015-16 की चीजें बता रहे हो, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं तो सजेस्ट करता हूं कि सारे डायरेक्टर, एक जिसने कम से कम यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हो, ऐसा एक आदमी अपॉइंट करे अपने फिल्म में फिल्म प्रोजेक्ट में। एक नया रोजगार मिलेगा, क्योंकि एक तरह का सलाहकार, एक्सपर्ट, जो उसको बताएगा कि कहाँ कहाँ गलती नहीं करनी है। नहीं तो लोग निकाल के लाते ना बाद में कि इस फिल्म में कितनी गलतियां थी, 40 गलतियां थी, इस फिल्म में 200 गलतियां थी, तो संख्या बढ़ती जाती है, आप सिली मिस्टेक करते जाते हैं। कम पढ़े लिखे लोग बनाते ना मूवी, बहुत सारे, बहुत ही कम पढ़े लिखे, रिसर्च नहीं करते प्रॉपर, तो वो होता है। तो हम लोग जो मूवी देखते हैं तो हमारा नजरिया बहुत सारी चीजें, हम उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी, प्लांट्स भी देख रहे होते हैं। यूकेलिप्टस आप नहीं दिखा सकते भगवान राम, पर रामानंद सागर ने दिखा दी, क्योंकि वो इतना नहीं, कई जगह यूकेलिप्टस दिख गए, भगवान राम उसी के नीचे सुस्ता रहे तो वो लफड़ा हो गया ना। यूकेलिप्टस अभी बात का है, भारत में प्रवेश ही बाद में हुआ है, पर यूकेलिप्टस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है लोगों को। अशोक का भी, जो पतला वाला जो अशोक होता है पेड़, जो एकदम यूकेलिप्टस की तरह एकदम जो लंबा जाता है, वो बात का है। पुराना जो है अशोक वाटिका वाला जो पेड़ है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन शूट करते समय आपने हटाया नहीं उसको। तो ये सब चीजें हाइब्रिड है और ये सब बाद में डेवलप हुई हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से सन में जो है कौन सी चीजें आई है। तो दुनिया भर में कौन सी सब्जियां और कौन से फल किस किस देश से आए और कौन से सन में एशिया में आए। ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड बोलते हैं, न्यू नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। कोलंबस ने खोजा था, उससे पहले उनका अस्तित्व नहीं था। अस्तित्व था मतलब, बट वो कनेक्शन नहीं था, तो आपका कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था, और कम्युनिकेशन नहीं होने से ज्ञान का उस प्रकार से, तो उसको बोला जाता है न्यू वर्ल्ड। और न्यू वर्ल्ड से बहुत सारी चीजें ओल्ड वर्ल्ड में आई हैं। तो ओल्ड वर्ल्ड में जो चीजें थी वो तो आपस में, जो यूरोप में था वो एशिया में भी था, लगभग एशिया के किसी भी हिस्से में था तो यहाँ पे भी आ गया था, ठीक है। और यही बातें जो है
हिंदू धर्म के बारे में और संस्कृत भाषा के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में ढेरों किताबें लिखी जा रही हैं अभी इन दिनों में। खास करके अभी कल भी जो आप में से बोल रहे थे कि किताबें जो है वो अब बहुत सारी भगवाकरण हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल निहिलिज्म, जो चाइना भी कर रहा है। चाइना ने भी अभी जो है इसको शुरू किया है। शी जिनपिंग भी, देखिए जो भी डिक्टेटर है उसको पता है कि मेरी बुराई बहुत होने वाली है बाद में, और लोग खाल बाल की खाल निकालेंगे और मेरे को विलेन घोषित कर देंगे, तो वो लग जाता है पूरा लिपापोती करने में। तो डिक्टेटर की आदत होती, कोई भी डिक्टेटर हो, दुनिया का कोई भी डिक्टेटर, वो सिलेबस जरूर बदलता है। उसको बहुत डर लगता है, आलोचना से बहुत डर लगता है, क्रिटिसिज्म से बहुत डर लगता है। तो शी जिनपिंग बदलने में लगे हुए हैं, और उन्होंने अपने यहाँ पे 1 घंटे का वीडियो बनाया, पढ़ा आर्टिकल द हिंदू में, 1 घंटे का वीडियो बनाया, इकोनॉमिस्ट ने भी दिया, इंडियन एक्सप्रेस ने भी दिया है, और उस 1 घंटे के वीडियो में स्टालिन की खूब तारीफ की है, जबकि निकिता खुश्चेव और गोर्बाचोव को उसने विलेन बताया रशिया के साथ। तो उसने लिखा है कि रशिया से इतना डरा हुआ क्यों है, आखिर ये डरा हुआ है या जानबूझ करके जो चाइना है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है, यानी चुप रह करके भी सपोर्ट कर रहा है। तो इसकी मजबूरी है क्या? बोले हाँ मजबूरी है, क्योंकि शी जिनपिंग यदि अपना खुद की लेजिटिमेसी चाहते हैं तो वो वहीं से निकल करके आएगी। पुतिन जो कर रहा है वही उनको करना है अगले 20-30 सालों में, यानी अभी अगले 10 सालों में 2030 तक तो करना ही है, तभी जाके चाइना जो है वो कर पाएगा आगे। तो पुतिन को यदि अभी सपोर्ट नहीं करते तो फिर शी जिनपिंग करेंगे कैसे? तो स्टालिन को सपोर्ट करेंगे। स्टालिन कम्युनिस्ट था और जबरदस्त था, और उसने सही किया, लोगों को मार के पीट के सब करके बिल्कुल सही किया। इतिहास बदला जा रहा है, ये जो हम बोल रहे हैं हमारे यहाँ इतिहास पे छेड़छाड़ हो रही है, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल निहिलिज्म। ये निहिलिज्म वहां शुरू हो गया, शी जिनपिंग ने कर दिया शुरू। उसने कहा बोले लोगों तुम स्टालिन के बारे में जानो, कितना अच्छा आदमी था वो, जबकि स्टालिन को निगेटिव माना जाता है, गलत माना जाता है। और निकिता खुश्चेव ने जो किया वो उसको कहा जाता है डिस्टेलिनाइजेशन। तो उसको मालूम है कोई शी जिनपिंगनाइजेशन करेगा कोई तो मेरे नाम को खराब करेगा कोई, तो मैं पहले से जो है इतिहास को मजबूत करके जाऊं, बहुत जरूरी है। जिसको डर लगता है वो इतिहास के पास जाता है कि ये सब गलत लिखा गया, मैं तुमको सही बताता हूँ, अभी तक जो लिखा गया सब गलत, अब मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल सही है। तो हिस्टोरिकल निहिलिज्म सभी डिक्टेटर ने किया, कोई भी हो दुनिया में। ये यूं कहें कि जो भी हिस्ट्री को हाथ लगाता है, बदलने की कोशिश करता है, वो डिक्टेटर ही होता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। नहीं तो उसको डर ही किस बात का? भाई हिस्ट्री में क्या लिखा हो उससे तुमको क्या लेना देना? तुम ऐसा कर जाओ ना, सब लोग बोलते हैं ना अपनी लाइन लंबी करो, दूसरे की लाइन छोटी करने के बजाय अपनी लाइन लंबी करो, ये अच्छा माना जाता है। आपको लोग याद करेंगे, पुराने वाले को भूल जाएंगे, बकवास आदमी है तो। लेकिन आपसे अपनी लाइन लंबी होती नहीं है, तो आप उसी की लाइन छोटी करके अपनी बड़ी दिखाने की कोशिश करते हो। वही आदमी करता है तो निगेटिव अप्रोच है। क्या जरूरत है हिस्ट्री को बदलने की? आप कुछ ऐसे कर्म करो कि लोग पुराने कर्मों को भूल जाए, आपके कर्मों को याद रखें, आप डोमिनेट हो जाओ। पर कर्म करते बनते नहीं है, तो फिर ये ऐसी हरकतें करते हैं, तो टुच्ची हरकतें हैं। निहिलिज्म, हिस्टोरिकल निहिलिज्म, और ये बहुत बड़ी बीमारी है और ये चल पड़ी है। और शी जिनपिंग नहीं चाहते कि उनके आने वाली पीढ़ी या उनके यहाँ के बच्चे निकिता खुश्चेव को याद करें या गोर्बाचोव को याद करें। उन्होंने कहा नहीं, गोर्बाचेव ने जो है सारी रूस को बर्बाद कर दिया कैपिटलिज्म के उससे सिद्धांत से, हम तो कम्युनिस्ट हैं। और स्टालिन ठीक था, जबकि स्टालिन जो था वो खूंखार था और घटिया आदमी था। लेकिन ऐसा ही है, उन्होंने यही किया। स्टालिन की नीतियों को पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन चीन उसकी तारीफ कर रहा है, तो चीन ने भी यही किया। और पुतिन क्या, वो तारीफ कर रहा है, पुतिन की तारीफ कर रहा है, इसका मतलब पुतिन जो भी यूक्रेन में कर रहा है वो सही कर रहा है। उससे अब शी जिनपिंग भी ताइवान में जो करेंगे या भारत की तरफ जो अगर वो तिब्बत में कुछ करेंगे तो बिल्कुल सही करेंगे, क्योंकि यही करना चाहिए, तो एक प्रकार का समर्थन होगा। तो पुतिन का समर्थन चाहिए उसको, तो इसलिए पुतिन की तारीफ करेगा। तो चुप नहीं है, वो सपोर्ट कर रहा है।
और इसी के लिए फिर आपको कट्टर होना पड़ेगा, और कट्टर होने के लिए फिर इतिहास भी आपके फेवर में होना चाहिए, साथ साथ फिर जनता में डर भी होना चाहिए, कानून का डर भी होना चाहिए जनता को। इसलिए FRT आएगा, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। भारत सरकार भी आई आइडेंटिफिकेशन वाला। क्रिमिनल प्रोसीजर में अमेंडमेंट हो गया, और क्रिमिनल प्रोसीजर ब्रैकेट आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 अभी पेश कर दिया, और पेश किया अजय टैनी ने, जिसका बच्चा जो है वो जेल गया, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत पेश किया। उसने प्रपोज किया कि मैं ये पेश करता हूं। उसे आप अंदाजा लगा लो कि पेश कौन सा आदमी कर रहा है। गृह राज्य मंत्री अजय टैनी खुद भी क्रिमिनल है कई मामलों में, और उसका बच्चा जो है वो खुद ही उसने वो किसानों को कुचला था, अब जेल हुई उसको। जमानत रद्द कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो इससे अंदाजा लगाओ कितना खतरनाक, मतलब क्या कानून है। कानून ये है कि किसी भी मामले में यदि आपके खिलाफ थोड़ी सी भी इंक्वायरी है, चाहे वो ट्रैफिक के नियमों से जुड़ी हुई क्यों ना हो, रेड लाइट क्रॉस करने वाली बात भी हो, किसी भी मसले पे यदि आप थाने पहुंचे तो सबसे पहले आपके सारे सैंपल ले लिए जाएंगे, मेजरमेंट ले लिए जाएंगे, यहां तक कि DNA भी ले लिया जाएगा, और सारा डेटा आपका पुलिस वाले के पास रहेगा। अब आप क्राइम, अभी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई है, अभी FIR भी नहीं हुई है, अभी कोर्ट से सजा नहीं सुनाई गई है, आपको अपराधी घोषित नहीं किया, लेकिन आपका सारा डेटा पुलिस वाले के पास पहुंच गया। और भारत में डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है अभी, और पुलिस वाले ले लेंगे, जो कि डेटा प्रोटेक्शन बिल तो आए पहले वो कानून तो बने डेटा प्रोटेक्शन का। उस डेटा को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, रेप्लिकेट किया जा सकता है, कई लोगों को भेजा जा सकता है, तो NCRB वाले उस डेटा को किसी भी राज्य को, किसी भी एजेंसी को अवेलेबल करा देंगे। हाँ, ऐसा बोलता है कि ऐसे जो लोग मर जाते हैं उनका डेटा यूज करके तो क्राइम करते हैं, डेटा देते हैं। हाँ, तो ये जो डेटा वाला जो खेल है, जो ये शी जिनपिंग लेके आया, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और वो सब, और चाइना के प्रत्येक व्यक्ति का डेटा चाइनीज गवर्नमेंट के पास है, यानी पीपल्स पार्टी, उसकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास है। कम्युनिस्ट पार्टी ही गवर्नमेंट है और वही कंट्री है, तीनों चीजें एक ही है। शी जिनपिंग ही कम्युनिस्ट पार्टी है, और कम्युनिस्ट पार्टी ही गवर्नमेंट है, और वो जो गवर्नमेंट है वही चाइना है। अब आया समझ? भारत में ऐसा नहीं है, नरेंद्र मोदी बीजेपी नहीं है, और बीजेपी सरकार नहीं है, और सरकार देश नहीं है। देश बिल्कुल अलग चीज है, और राष्ट्र फिर बिल्कुल अलग चीज है। इंडिया स्टेट बिल्कुल अलग चीज है, भारत राज्य बिल्कुल अलग चीज है, वो टेरिटरी है। राष्ट्र तो आप ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में भी जो इंडियन रहता है वो अपने आप को भारत राष्ट्र कह सकता है, लेकिन भारत राज्य कब कहोगे? जब आप इस टेरिटरी में हो, ये आपके पास पासपोर्ट है राज्य का। राष्ट्र का कई बार पासपोर्ट नहीं होता, उसको किसी की पहचान की जरूरत नहीं होती, वो भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन जब कागज की जरूरत पड़ती है धरातल पे, तो वो राज्य हो जाता है, स्टेट। उसके बाद होती है उसको ऑपरेट करने वाली सरकार। फिर उस सरकार को जो बहुमत से जीती, जिसकी सरकार में सबसे ज्यादा नुमाइंदे हैं, वो है पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, देन लीडर। लेकिन चाइना में अलग नहीं है। तो सारे लोग कौन हुए? इसलिए हम बोलते हैं ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हम बोलते हैं कि रामलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस पढ़ते हैं ना हम लोग सुप्रीम कोर्ट के। तो यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, यानी राज्य के अगेंस्ट नागरिक है। चाइना में जो शी जिनपिंग के अगेंस्ट है वही चाइना के अगेंस्ट है, चाइना राष्ट्र के अगेंस्ट, चाइना स्टेट के अगेंस्ट भी वही है, चाइना की सरकार के अगेंस्ट भी वही है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट भी वही व्यक्ति है। अब आ रहा समझ? इसलिए किसी की भी आलोचना, इनमें से किसी की भी आलोचना चाइना की आलोचना है, राष्ट्रद्रोह है, सेडिशन है, और उसको जेल में डाल दिया जाएगा।
तो हर व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया जाए। आप यहाँ से गुजरे, यहाँ जो कैमरे लगे हैं वो आपका पूरा बायोडाटा जानते हैं। आप कब कब बीमार हुए, आप कब कब ट्रैफिक के नियम तोड़े थे, आप कब कब कौन सी क्लास में फेल हुए थे, आपका एजुकेशन लेवल कैसा है, बिहेवियरल पैटर्न ऑल्सो। बिहेवियरल पैटर्न, शर्ट पहनते हैं तो सबसे पहला बटन कौन सा लगाते हैं, नीचे से लगाना शुरू करते हैं, ऊपर से लगाना शुरू, इस तरह की आदतें भी। सबसे पहला कदम कौन सा रखते हैं आप चलते समय, छोटी छोटी आदतें भी उसमें आई। कई तरह का डेटा होता है, और इतना डेटा जब आपके पास है तो उसको ट्रेस करना बहुत आसान है। अभी भी जो है अमित शाह ने कहीं कहा है कि हम इस प्रकार के सभी लोगों का सारा डेटा लेंगे, ताकि जो मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं, आतंकवाद में लिप्त हैं, इधर उधर इंसानों को इलीगल वो ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, सारे अपराधी पकड़े जाएं। लेकिन कहीं मिसयूज हो गया तो, कहीं लीक हो गया तो, कहीं गलत मिस इंटरप्रिटेशन हो गया तो, गलती हो गई तो आपको किसी भी राज्य की पुलिस से फोन आएगा, आप यहाँ आ जाओ, आपने कल यहाँ मर्डर किया, बोले मैं कभी गया नहीं हुआ, नहीं कल आपने किया, अब आप सफाई देते फिरो। तो आज आप फेवर कर रहे हो इन सब चीजों का, लेकिन जिस किसी दिन आपको फोन आएगा पुलिस का और आपके ऊपर कार्रवाई होगी और आप कहोगे मैं वहां कभी गया नहीं, ऐसा कैसे? आधार कार्ड में कितनी गलतियां आपको पता ना, आधार कार्ड में कितनी गलतियां। तो इंडिया की एजेंसी, ये बताओ कि एजेंसी कहां से आ जाएगी? जो लोग आधार कार्ड बड़ा, पहले राशन कार्ड में गलतियां थी, अब आधार कार्ड में गलतियां हैं, तो आगे फिर बायोलॉजिकल डेटा में गलतियां होंगी। लोग तो वही है ना। कई बार ठेका लेता है तो वो मेडिकल की दुकान वाले के लिए क्या जरूरी है? फार्मेसी की डिग्री। तो फिर आपको मेडिकल की दुकान, लेकिन वो बैठता है क्या डिग्री वाला? वो तो लड़के दिन भर दवाई बांटते रहते हैं, उनकी क्या योग्यता है? तो अपने नाम का लाइसेंस लेता है और वहां चिपकाता है और वो गायब हो जाता है। उसकी तो 10 दुकानें चल रही हैं और वो तो घर पे सोया हुआ, किसी भी दुकान पे नहीं बैठता। ठीक ऐसे ही जो आधार कार्ड की लाइसेंस जिनने लिया था कि हम आधार कार्ड का कियोस्क, आधार ये सर्विस सेंटर होगा, यहाँ करके लोग अपना आधार कार्ड अमेंड करा पाएंगे, तो जिसने ठेका लिया था वो थोड़ी बैठता। कई बार 10वीं 12वीं पास कोई लड़का बैठा हुआ है, वो गुटखा दबाए हुए है, अभी इसका डेटा चढ़ा है, उसके बाद किसी दूसरे का, फिर मोबाइल नंबर किसी तीसरे का टिका दिया। आपके साथ ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप चेक करते हो, ओटीपी भी चेक करते हो, ये सब। लेकिन जो अनपढ़ लोग जाते हैं, झुग्गी वाले जाते हैं, उनके साथ तो बहुत भयंकर है। इधर उधर है, किसी का फोटो, किसी का क्या, किसी का औंधा सीधा, बहुत कुछ किया हुआ है। तो यही पुलिस में होगा, पुलिस वाले कांस्टेबल में और वो जो सड़क किनारे बैठे रहते हैं, उन दोनों में कोई अंतर थोड़ी है। कांस्टेबल भी ऐसे ही पैदल ही होता है दिमाग से, पटवारी भी ऐसे ही होता है। तो सरकारी अधिकारी तो हमारे सारे ऐसे हैं। फिर एक दूसरे का डेटा जब इधर उधर हो जाएगा और वो आरोप उसके जो है उस पर आ जाएगा, फिर क्या होगा? कितने निर्दोष लोग अपनी सफाई कर पाएंगे, सफाई दे पाएंगे, और कितने जेल में सड़ेंगे? फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और उसको, और किसी ने एक बार अपराध कर दिया तो वो तो सुधार गृह बोलते हैं हम जेल को भी। लेकिन मान लीजिए जेल की सजा भी पूरा आ गया और उसका तो वो पीछा करेगा ना वो सारा रिकॉर्ड, तो उसको तो सुधरने का और आम आदमी बन के जीवन जीने का कोई मौका ही नहीं मिल सकता। जिससे कभी भी गलती हुई या किसी ने मान लीजिए अब पूरा मन बदल लिया, अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर लिया और पेज भी डाल दिया उसमें। आप एक्ट को पढ़ोगे तो उसमें बड़ी शानदार लैंग्वेज है। उसमें लैंग्वेज है कि आप मना कर सकते हो कि मेरा बायोलॉजिकल डेटा नहीं लेंगे, लेकिन रेटिना और ये सब तो बायोलॉजिकल डेटा में नहीं। यूरिन और ब्लड ये आप देने से मना कर सकते हो। वो कब? बोला आपको अधिकार है, लेकिन आपको जो अधिकार है वो पुलिस वाला तय करेगा कि आपको आज अधिकार है कि नहीं। उसमें ये लिखा हुआ है उसमें लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है कि पुलिस वाला ये तय करेगा कि आज जो आपको पकड़ के लाए इस वाले में आपको अधिकार है कि नहीं। ये तय करने का काम किसके ऊपर दे दिया? पुलिस वाले को, कि आप मना कर सकते हो नहीं। मना करने का अधिकार कि मैं नहीं देता, मुझे नहीं देना है, कंसेंट नहीं है, मेरी सहमति नहीं है। तो ये जो नए नए कानून आ रहे हैं ना अभी इन दिनों में, पूरा चाइना स्टाइल है।
हम चाइना बनने जा रहे हैं। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ये तभी तो वो जब्त करेंगे ना कि दंगे में आप थे तो दंगे में एक फोटो भी मिल गया, एक वीडियो भी मिल गया मोबाइल में, सबकी संपत्ति कैसे जब्त करेंगे? सबके पोस्टर लगाएंगे ना, फिर पोस्टर लगाए थे ना बीच में यूपी में कि ये सब चोर हैं, क्योंकि आप उस दिन प्रदर्शन में, लेकिन आप तो कॉलेज जा रहे थे और अचानक से कुछ होने लगा हुड़दंग, आपने अपनी साइकिल या बाइक रोकी और पीछे मुड़ के देख रहे थे और उसी समय में कैप्चर हो गए। तो आपके पिताजी ने जो 50 लाख लगा करके मकान बनाया उस पर बुलडोजर चलेगा। आप तो कॉलेज जा रहे थे ना, अचानक से रुकना पड़ गया कि क्या हो रहा है, मैं जरा देखूं। कोई सुनेगा आपकी? कोई सुनने वाला नहीं। पुलिस तो वैसे ही नहीं सुनती। जब उनके पास सबूत होगा, प्रूफ होगा और कानून होगा तो उसके बाद तो सवाल ही नहीं उठता। तब आपको ये सब चीजें याद आएंगी। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है, फंडामेंटल राइट्स। और जो लोग फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर नहीं पढ़ते, ऐसे जितने भी लोग सुन रहे हैं वीडियो, चाहे आप यूट्यूब पे सुनेंगे, पुराने हमारे फंडामेंटल राइट्स वाले सारे सुन लो। पॉलिटी वाले लेक्चर्स में जाओ, फंडामेंटल राइट्स को बहुत डीप में बताया हुआ है, बहुत ही डीप में। राइट टू लाइफ तो बहुत ही ज्यादा, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। जिन लोगों को ये अधिकार पता नहीं है, उनका एनालिसिस पता नहीं है कि इन अधिकारों का क्या इंपॉर्टेंस है और स्वतंत्रता किसको कहते हैं, आजादी किसको कहते हैं, और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसके लिए लड़ाई क्यों लड़ी, और हमने ये यूएस का फंडामेंटल राइट्स क्यों कॉपी किया। हम चाइना का ही कर लेते ना, फिर कम्युनिस्ट चाइना का कर लेते हैं, हमने यूएस का क्यों किया? ऐसे थोड़ी चाइना में पहले शक्ति नहीं थी। चाइना तो शुरू से काफी हद तक कम्युनिस्ट है, माओ के टाइम तो खास करके, माओ तो बाद में आए खैर, लेकिन चाइना या और कई सारे देश हैं, स्टालिन हो चुके थे या इससे पहले लेनिन। हमने क्यों नहीं किए? उनको कॉपी क्यों नहीं किया? रशिया को क्यों नहीं किया? चाइना छोड़िए, रशिया को क्यों नहीं किया? ये सीधा कार्ल मार्क्स को क्यों नहीं कर लेते? या सुभाष चंद्र बोस का बड़ा इच्छा होती है कि सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री होते, तो हाँ वो तो करते, कम्युनिस्ट ही कॉपी करते होते, फॉरवर्ड व्लॉग बना ही लिया था उन्होंने, वो तो यही करते। रूल ऑफ लॉ नहीं होता, रूल बाय लॉ। अभी क्या है? रूल ऑफ लॉ। चाइना में है रूल बाय लॉ, कानून के द्वारा शासन, कानून का शासन नहीं, कानून के द्वारा शासन। उसमें सब बराबर नहीं होते, रूल ऑफ लॉ में सब बराबर होते हैं, कानून के समक्ष सब बराबर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समता, समता का अधिकार पहला 14। तो ये अगर आपने फंडामेंटल राइट्स नहीं पढ़े और उनका डीप एनालिसिस नहीं पढ़ेगा तो आपको ये एफआरटी बिल्कुल सही लगेगा। आपको लगेगा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो अमेंडमेंट है रिकॉग्निशन वाला, बेस्ट, बिल्कुल यही होना चाहिए। हम तो इसके फेवर में हैं। आप क्यों फेवर में हैं? क्योंकि आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े ही नहीं है कि उनका एंजॉयमेंट क्या होता है, वो है क्या चीज है, वो कितनी गरिमापूर्ण चीज है। उसी से मनुष्य और नागरिक का इंपॉर्टेंस है। ये तो सत्ता के लिए तो बहुत आसान हो जाता है। आप कहोगे फिर आतंकवाद को कैसे रोकेंगे, फिर बदमाशों को कैसे रोकेंगे? तो अभी आप बदमाशों को रोक रहे हो या आतंकवाद को रोक रहे हो? अभी आप गरीबों को रोकोगे, जिसके पास वकील खरीदने का पैसा नहीं है, जिसके पास पुलिस का मुंह भरने के, जेब भरने का पैसा नहीं है, सिर्फ उसको रोको। उसी को आप जेल में ठूसोगे। बाकी लोग तो सब छूट जाएंगे, पैसे वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नए वाले में वो सब एडजस्ट कर लेंगे। कई लोग तो अपनी जगह डेटा रखवा देंगे। ये सब डेटा रिकॉग्निशन और ये सब तो बहुत बात की बात है। मैंने आपको एक केस सुनाया था, एक आदमी ने खुद को ही मृत बना लिया, एक अनजान किसी भिखारी को मार दिया, उसके सफेद बाल थे तो उसको कलर करवा दिया, डाई करवा दिया। वो जो डाई करते हैं लड़के, हेयर कट करने वाले, तो उनसे बुलवा के बोला एक डेड बॉडी को कलर करना। उसने उसी से तो फिर राज खुला पुलिस में। उसी ने बताया तू कहाँ गया था उस दिन, कलर किया था डेड बॉडी को? बोले हाँ। किसने करवाया था? बोले उसने। बोले वही उसी की तो डेड बॉडी थी। बोले नहीं उसकी नहीं थी, उसने पत्थर से सिर कुचल दिया, अपने कार्ड और
आधार कार्ड और ये सब उसकी जेब में रख दिया, ड्राइविंग लाइसेंस, और उससे ये प्रूव हो रहा था कि ये वो आदमी है जो मर गया। उसमें यहाँ भोपाल में है अभी एक IPS यहीं रहता है, वो भी इन्वॉल्व था उसमें, उस आदमी के साथ, और बड़ा धार्मिक बना फिरता है, कई जगह मुख्य अतिथि रहता है वो उस केस में जेल जाना था पर यहीं घूमता रहता है, रोज ही अखबार में फोटो आती रहती है उसकी। उस गंदे प्रकरण में वो भी था, उसको फर्जी डेड बॉडी बनाना, और फिर वो क्राइम करता रहा क्योंकि वो तो मर गया रिकॉर्ड पे। अंतिम संस्कार भी करवा दिया उसका, खुद देख रहा था अंतिम संस्कार अपना खुद का, और 12 दिनों बाद जो खाना वाना होता है वो भी करवा दिया उसने, वो खुद भी खा लिया उसमें। और उसके बाद उसकी पत्नी को तो पता था कि मेरा पति जिंदा है, और वो क्राइम करता था, पकड़ाता नहीं था। तो आप सोचो कि जब आपकी छोटे मोटी चीजें हुई तो ये हुआ, अब इसमें तो पुलिस वाले को पैसे देना है, उसकी जगह उसका डेटा रखना है, उसकी जगह उसका करना है, बहुत आसान है खरीदना। पुलिस वाला तो आपको सड़क पे धमकी देता मिलेगा ना, आपको 500 रुपए निकाल, हेलमेट नहीं लगाया, ये फलाना, नहीं तो तेरी फाइल में वो डाल दूंगा, ये कर दूंगा, या तेरे को पकड़ के अभी तेरा आइडेंटिफिकेशन कर दूंगा थाने में। एक नई प्रकार की धमकी आ गई है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्युटली पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। पावर करप्ट करता है, ज्यादा पावर दे दोगे ज्यादा करप्ट करता है। एक सूटकेस बढ़ जाता है, पैसा बढ़ जाता है, पहले 500 का नोट लगता था, 5000 रुपए लगेंगे। क्राइम कम नहीं होना। आतंकवादी कोई इनके भरोसे बैठे हैं, बहुत कार्टून पुलिस है हमारी, ठीक है। पहले लाल बत्ती थी तो लाल बत्ती लगा के निकल जाते थे ना, वो कोई लाल बत्ती वाले को चेक करते हैं क्या? वो तो VIP बन के निकल जाएंगे। जिसको आतंकवाद करना है वो कोई तुमसे परमिशन लेगा? और तुम तो बिक जाते हो, 2-2 हजार रुपए में तो बिक जाते हो, क्या राष्ट्र की रक्षा करोगे तुम? औकात क्या है तुम्हारी? भोपाल में पाकिस्तान के 25 लोग रह रहे हो, 500 लोग रह रहे हो, 2000 लोग रह रहे हो, आपको क्या पता चलेगा पुराने भोपाल में? और सबके पास मान लीजिए ID हो, सब आधार कार्ड बनवा लेंगे। आधार कार्ड बनवाने वाले लड़के को 50 रुपए ज्यादा तो बना देगा आपको। या कोई स्लॉट खाली होगा या किसी का कुछ अधूरा, वो उसने कहा होगा मेरे पास 50 रुपए नहीं है, तो उसका फोटो बाकी होगा, बाकी सब हो गया, तो उसकी जगह उसका कहेंगे तुम बैठो, लाओ ये वाला तुम्हारा नाम जोड़ देते हैं इस जगह। वो तो आया नहीं 50 रुपए ले, 50 रुपए में बिक जाता है हमारे आदमी। राशन कार्ड बना देते थे पहले 100 रुपए में। किसके नाम का राशन कार्ड चाहिए बताओ? काल्पनिक नाम बता दो, वोटर ID कार्ड बन जाता है। वो चपरासी टाइप वो देखो, आप भी देखो तो वो सब पागल जैसे घूमते हैं। 8वीं 10वीं पास है वो लड़के, वो सब वोटर ID कार्ड बनाते हैं, फॉर्म लेके घूमते रहते हैं। तहसीलदार भी ऐसे ही दिन भर हजारों रुपए कमाता है, तो उसको फुर्सत ही नहीं है कि जेन्युइन में चेक करूं या नहीं करूं, दिन भर सिग्नेचर करता रहता है, चपरासी लाता। ये जितने IAS अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, आप IAS बन जाओगे ना तो आपको अपने बाबू पे विश्वास होना चाहिए, और बाबू विश्वास पात्र होना चाहिए, क्योंकि आपसे रोज 1000 साइन करवाता है वो। आप एक एक का चेक थोड़ी करते हो। किसी आदमी को आपने मौखिक आश्वासन भी दे दिया कि सर मैं 1 महीने छुट्टी पे जा रहा हूँ, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, मैं चेन्नई में, उसको हार्ट में जो है ऑपरेशन होगा, फलाना होगा, ये होगा। आपने कहा अच्छा ठीक है एप्लीकेशन दे देना, ये वो। अब वो एप्लीकेशन बाबू ने आपको सिग्नेचर के लिए पहुंचाई या नहीं पहुंचाई? या फिर आपने किसी को बिल्कुल सस्पेंड करने के लिए लिख दिया, ये आदमी 15 दिन से नहीं आया, इसको सस्पेंड करो, और वो आकर के माफी मांग गया, सर मैं इसलिए नहीं आया था क्योंकि मेरी बच्ची बहुत बीमार थी और मैं 15 दिन और नहीं आऊंगा। और बाबू ने जो है वो एप्लीकेशन आप तक, वो जो ऑर्डर आपने निकाला था वो पहुंचाया, और आपने सिग्नेचर कर बैठे, क्योंकि आप कोई पढ़ थोड़ी सकते हो। दिन भर में 1000 साइन करता है, पढ़ के थोड़ी करता है, सारे 100% बाबू कराते हैं, इसलिए करप्शन भी वही करते रहते हैं आपके नाम से। दिन भर बाबू आपका करप्शन करता है, दिन भर पुलिस वाले SP के नाम से करप्शन करते हैं, दिन भर यही काम है, और आपके सिग्नेचर लेते रहते हैं। आपको लगता है ये सब देख लिया ना तुमने, चेक कर लिया ना, भाई इतना ही तो बोलोगे और क्या? बोला हाँ कर लिया सर, बिल्कुल। वो कागज में कागज फंसाए रहता है, वो सब करता रहता है दिन भर, बस पलट के। वो साइन वाली जगह पलटता है, बस थोड़ा पलटता है, उसमें सिर्फ साइन की जगह दिखती है। चल जल्दी का टाइम हो गया, 5 बज गया, 5:30 बज गया, 6 बज गया, अरे कितने हैं भैया? वही बोला इतने हो रहे हैं, ला जल्दी ला, जल्दी। और उससे सस्पेंड, छुट्टी, बहाल, फलाना, ये वो सब हजारों लोगों के साथ भविष्य निर्माण कर दिया, अपने नयन किसका बर्बाद कर दिया।
किस किस ने आपसे प्रार्थना की थी, किसने आकर के आपको क्या क्या बताया था, बहुत सारी इमोशनल चीजें थी, कुछ नहीं होता। वो समझ में आ रहा सरकारी कामकाज। अब ऐसे में आप बोल रहे हो कि ये डेटा प्रोटेक्शन तो है नहीं और ये डेटा होगा और इस डेटा से जो है पकड़ लेंगे और उससे वो जेल हो जाएगा ना, आतंकवाद रुक जाएगा। पागलों जैसी बात कर रहे हो। मूर्ख लोग हैं यहाँ देश में, कामचोर लोग हैं, घटिया लोग हैं, चोर हैं, भ्रष्ट हैं, पूरा देश भ्रष्ट है। 99% कर्मचारी भ्रष्ट हैं। इनके भरोसे आप आतंकवाद रोक लोगे? काम धाम कोई करना नहीं चाहता। सरकारी सिस्टम बिल्कुल गंदा सिस्टम है और ऐसे ही अंदाज से सिग्नेचर करवाते रहते हैं क्लर्क लोग। ऐसे में कितने लोग मर जाएंगे, कितने टन जाएंगे, कितने लोग चक्कर, और आप चक्कर काटते रहो, फलाने साहब ने किया, वो साहब मिलता ही नहीं है। बंगले पे जाओ तो गार्ड खड़ा रहता है, गन दिखाता है। ऑफिस में जाते हो, बोले साहब मीटिंग में है, और जैसे ही मीटिंग से आता है उसको 500 फाइल करनी है, बाबू ने डेढ़ लगा रखा। पढ़ने की फुर्सत है ही नहीं उसको। कब बताओगे, किसको बताओगे? गए ना आप तो काम से, और डिप्रेशन आ गया और अपने आप को अपराधी मानने लग गए, और बच्चे की सगाई हुई थी तो वो छूट गई। उनने कहा बोले इसका बाप तो अपराधी है, इसके लड़के से क्या शादी करना, किसी का क्या हो गया, किसी का क्या हो गया। इन लोग, इन सब चीजों के लिए कौन जिम्मेदार होगा? पहले देश सुधारना पड़ता है, पहले देश का लिटरेसी रेट बढ़ाओ, पहले ये करो, वो करो, वो करो, बहुत सारी चीजें सीधा भयंकर। तो फिर पहले डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आओ कि अगर किसी ने डेटा लूज किया, किसी के ऑफिस से डेटा लीक हुआ तो उसको 5 साल की सजा होगी। उसकी जिम्मेदारी बनाओ पहले, फिर डेटा इकट्ठा करो। प्रोटेक्शन बिल ही नहीं है। कोई भी डेटा बेच सकता है, किसी को भी कॉपी करके पेन ड्राइव में दे सकता है, मिसयूज हो जाएगा। पहले डेटा प्रोटेक्शन बिल तो वो तो पेश करो। वो है ना, डेटा प्रोटेक्शन बिल के पेश करने से पहले बहुत सारे कर लेना चाहते हैं ताकि वो पोस्ट फैक्टो में बाहर हो जाएगा। वो कहेंगे कि नहीं ये तो पहले से था कानून, ये तो बाद में आया। तो ये हो रहा है, चाइनीज बन रहे हैं हम लोग, हम चाइनीज होते जा रहे हैं। शी जिनपिंग हमारे यहाँ हो रहा है। और हिस्ट्री बाधा डालती है, एथिक्स सिखाती है, तो हिस्ट्री को बदल दो। तो फंडामेंटल राइट्स यदि आप नहीं जानते, उसकी गंभीरता को नहीं जानते, उसकी गहराई को नहीं समझते, तो फिर ये सब चीजें मायने नहीं रखती। अगर उसको समझते हो तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल बिल्कुल बेचैन कर देंगे कि तो बहुत भयंकर चीज होने वाली है। और इससे टारगेट किसको किया जाएगा? खास कम्युनिटीज को। वनरेबल कौन है इन सब चीजों के लिए? जिसके पास पैसा नहीं है, जो कम पढ़ा लिखा है, जिसकी वकील करने की ताकत नहीं है, महंगा वकील करने की ताकत नहीं है, ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं है, रूरल एरिया में रहता है, वो जीवन में कभी सिद्धि नहीं कर पाएगा कुछ। ऊपर तक पहुंच किन लोगों की है? बड़े अधिकारियों तक पहुंच किन लोगों की? बड़े अधिकारी किनको टाइम देते हैं मिलने का? पैसे वालों को देते हैं, आम जनता को देते हैं? कौन सफाई दे पाएगा? उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, वो तो सब बच जाएंगे। उनको आता है कैसे बचते हैं, एसपी को कैसे फोन करवाना है, थाने में कैसे फोन करवाना है, कैसे रिकॉर्ड हटवाना है, अपना नाम कैसे हटवाना है, वकील कैसे लगाना है, हाई कोर्ट कैसे जाना है, सुप्रीम कोर्ट कैसे जाना है, सब पता है। सारे हथकंडे हैं उनके पास। पैसे के साथ प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम किन लोगों के साथ हो जाएगी? किनके बच्चों का करियर खत्म होगा? अब ये एक एस्पेक्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि इससे क्राइम पे बहुत जबरदस्त रोक लग जाए, लेकिन वो उसके चांसेस कम है क्योंकि सिस्टम बहुत करप्ट है, तो मिसयूज होने के चांस ज्यादा है। आपका पाला ना पड़ा हो तो कभी हॉस्पिटल में मरीज ले जाके देख लेना, सरकारी अस्पताल में, या थाने के चक्कर लगा के देख लेना। कभी कोई एफआईआर कराने का मुद्दा है तो देख लेना, वो करता है क्या एफआईआर? हो जाएगी क्या? आपके साथ कुछ हुआ है तो हो जाएगा क्या? मुआवजा मिल जाएगा क्या? सामने वाला गिरफ्तार हो जाएगा क्या? सबसे पहले वो सामने वाले का नाम पूछता है, किसने किया है ये, उसी में इंटरेस्टेड रहता है। इसका मोबाइल नंबर है क्या? क्योंकि उसको सेटिंग करनी है, उससे पैसे बनाने। पुलिस वाला रात दिन इसी में इंटरेस्टेड रहता है, पैसे बनाने।
वो न्याय दिलाने में है ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं है उसको। उससे क्या मिलना है न्याय दिलाने से? न्याय दिलाने से क्या मिलना है? छवि बनाने से बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं ये, वो छवि को चाटेंगे क्या? उससे क्या? उससे क्या मकान मिलता है क्या? बच्चे की फीस जमा हो जाती है, या फ्लैट खरीद लेते हैं। 50 लाख का 1 करोड़ का फ्लैट लेना है उसको, छवि बन गई उसकी। तो ईमानदारी वाली छवि से मिल जाएगा वो 1 करोड़ वाला फ्लैट। उसको तो फ्लैट लेना है 1 करोड़ वाला। वो देख के आया, पत्नी ने पसंद कर लिया, अब उसके ऊपर प्रेशर है और दिन भर मुर्गे ढूंढ रहा है दिन भर जो मिलता है उसको चपेटता है। आप कहोगे नहीं ईमानदार वाली छवि बनाओगे तो ये होगा, क्या होगा उससे ईमानदार वाली छवि से? तो मानता ही नहीं उस चीज को। ईमानदार वाली छवि, ये एथिक्स, नैतिकता, जो हमने पद की शपथ ली है, वो इन सब चीजों का कोई मायने नहीं रखता। जो आप 4th पेपर में पढ़ते हो, सब कोई चीजें मायने नहीं रखते। प्रत्यक्ष लाभ जहां मिलता है, डायरेक्ट बेनिफिट कहां मिलता है, वो उन चीजों में विश्वास रखता है। पैसा, उसी से सब कुछ मिलता है, उसी से बच्चे खुश रहेंगे, उसी से पत्नी खुश रहेगी, उसका घर परिवार खुश रहेगा, वो खुद भी और समाज भी उसी को तवज्जो देता है जिसके पास बहुत कुछ है। इतनी पद पे जाने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं है तो समाज आपको पूछता ही नहीं है। आपकी जाति वाले नहीं पूछते, मोहल्ले वाले नहीं पूछते। तो हमारा समाज ही चोर है, हमारा समाज ही भ्रष्ट है। वो डिमांड करता है भ्रष्टाचार की। हम लोग महिमा मंडित करते हैं भ्रष्टाचार वालों, चोर आदमी को सिर पे बिठाते हैं। इसलिए समाज में भ्रष्टाचार है, क्योंकि हम सब चोर हैं। इसलिए तो हम नारा लगाते हैं हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। खुद से ही बात इसलिए तो करते हैं, खुद से बात इसलिए करते हैं कि हमको अपने आप को करना है ठीक। हमारे पास एथिक्स गायत्री परिवार के थे, गुरुजी ने हमको सब कुछ सिखाया, तो हम लोग जॉब में बड़ा पुल बुलाते थे, परेशान हो जाते थे। इसलिए हमसे जॉब होते ही नहीं बना, हम कर ही नहीं पाए जॉब, क्योंकि हमारे सिद्धांत टकराते थे। पर घर वालों को हम अभाव में भी नहीं देखना चाहते थे, तो हम अपनी कोचिंग चलाते हैं, उससे बच्चों को बनाते हैं, उनमें अच्छे भाव जगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। या तो आप तनाव में रहो, रात दिन तनाव में रहो। तो आपको किसी ने गाली दी, आपका बॉस छोड़ देगा, थाने में जाओगे, पुलिस वाला उसके अगेंस्ट रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करेगा। आप गाली सुन करके दूसरे दिन फिर वो आंखें उछालता हुआ आपके सामने आ जाता है, क्यों, कैसी लगी कल की गाली, आज और दूं? तुम गए थे ना बॉस के पास कि मुझे गाली देता है, थाने में भी तो गए थे तुम, क्या हुआ? तो ऐसे में क्या करो? कुछ नहीं होता, आप कुछ नहीं कर पाते, किसी का भी, किसी का कुछ नहीं कर पाते। ये चोर सिस्टम, कानून का राज नहीं। रूल ऑफ लॉ होता तो ये सब नहीं होता, कानून के सामने सब बराबर होते तो ये नहीं होता। यहाँ प्रिविलेज मिलता है, विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए विशेष अलग प्रकार के कानून है। इसलिए यहाँ जब सख्त कानून बनता है तो उसमें दुरुपयोग होता है, उसके दुरुपयोग होने के चांस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सख्त कानून से वही आदमी पिसता है जो बहुत छोटा होता है, गरीब होता है, अशिक्षित होता है और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला होता है, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है, महिलाओं का, दलितों का। इसलिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि ऐसे छोटे छोटे लोग भी एम्पावर महसूस करें, वो भी ताकतवर महसूस करें। उसी के अगेंस्ट एक के बाद एक कानून है। अब सुप्रीम कोर्ट उसको हटाएगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के लिए उन्होंने लाइन रख दी वो वाली कि इसमें आपको आप अनुमति देने के लिए स्वतंत्र हैं कि आप अपना डेटा देना चाहते हैं कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ बनाने के लिए है, सर ये है तो सही, लेकिन उसमें नीचे लिख दिया कि अनुमति तभी ये अनुमति देने का जो है ये वो देगा, पुलिस अधिकारी देगा आपको अनुमति, क्या आप मना कर सकते हो कि नहीं? तो पुलिस अधिकारी ये आपको अनुमति क्यों देगा कि आप मना कर दो? आप मना कर दोगे, ये अनुमति पुलिस वाले अधिकारी आपको क्यों देगा? वो तो आपका डेटा लेगा ना, वही तो लेने वाला और वही देने वाला, अनुमति देने वाला। मैं लूं कि नहीं? भाई टोल टैक्स वाले को ही आप अनुमति दे दो कि इसको टोल नहीं देना, ये अनुमति भी तुम ही दोगे, तो वो तो सबसे लेगा ना। वो किसी को अनुमति क्यों देगा तुम नहीं दोगे? वो तो सबसे टोल वसूलेगा।
तो ये है खतरा। मुझे लगता है कानून अच्छे समझ में आ गया होगा, जाके पढ़ लीजिए, डिटेल पढ़ लीजिए और अच्छे समझ में आ जाएगा। FRT यही है, चाइना का FRT यही है। बहुत सारे कंट्री जो है इसको, अमेरिका जैसी एग्जाम्पल आप न दें, आप कहोगे सर अमेरिका में भी काफी हद तक बहुत कुछ है, नहीं है, लेकिन अमेरिका बड़ा जागरूक देश है और लिटरेसी बहुत ज्यादा है और अमीर, वहां गरीबी इतनी ज्यादा नहीं है, तो वहां शोषण किस तरह जाते हैं। जब एक काले आदमी को मारा गया तो 50% जो है गोरे आदमी भी उसके फेवर में आ गए थे, ब्लैक लाइव्स मैटर, नहीं काले आदमी की जिंदगी मायने रखती है। ऐसे कैसे तुम किसी काले आदमी को मार सकते हो। आप किसी काले आदमी, आपके पीछे कोई गोरा आदमी चल रहा है और आगे कर कोई काला चल रहा है और आप उसके ऊपर कोई कमेंट करो या ऐसे ही लात मारो या उसको इंसल्टिंग कुछ फील कराओ, पीछे वाला आपको पकड़ लेगा, ये क्या कर रहे थे तुम। भारत में ऐसा होता है क्या कि किसी दलित के साथ किसी ने बुरा किया और दलित के समर्थन में रैलियां निकलने लग गई कि सवर्ण आदमी को पकड़ो क्योंकि इसने दलित का ये किया है, निकलती है कभी। वो सवर्ण को बचाने के लिए सारे सवर्ण आ जाएंगे। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में गोरे लोग आ जाते हैं काले आदमी को बचाने के लिए, सड़कों पे उतर आते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उस हिस्ट्री को, जब वो कालों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, हिस्ट्री को बताते समय में वो ना बहुत बहुत गिल्ट वो फील करते हैं। मैंने सुनी है गोरे लोगों से काले लोगों की हिस्ट्री, बोले हम बहुत गंदे लोग थे, बहुत ज्यादा गंदे थे, बहुत घटिया थे हम उस जमाने में, हम इंसान को इंसान भी नहीं मानते थे। भारत में जातिवाद पे ऐसे क्षमा मांगता है उच्च वर्ग कि हमने 2000 सालों से इन लोगों के साथ छुआछूत किए, भेदभाव किया है, इनको घटिया समझा है। कभी माफी मांगी किसी ने, या माफी वाला भाव भी है कहीं अंदर? सवाल ही नहीं उठता। हम अमेरिका हो ही नहीं सकते। अमेरिका होने के लिए 200 साल आपको कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सरसाइज करना पड़ेगा बहुत कठोरता से, तब जाकर के आप अमेरिका हो गए। अभी तो 70 ही साल हुए, 75 साल हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को तो 72 ही हुए। तो जब तक 200 साल, 130 साल और एक्सरसाइज ना हो जाए इसकी, तब तक आप अमेरिका नहीं हो सकते, वो भी कट्टरता से। तो भाव ही नहीं है हमारे अंदर कि हम गरीब की तरफ, पीड़ित व्यक्ति की तरफ जाके खड़े हो जाएं। एक कोई व्यक्ति जो है, कॉलेज का लड़का, अगर किसी प्रोफेसर को चांटा मार दे, गाली दे दे, चांटा मार दे, जान से मारने की धमकी दे दे, पूरा शहर उस बच्चे की तरफ से आके खड़ा हो जाएगा। अगर पुलिस में रिपोर्ट चली जाएगी, थाने पे दबाव आ जाएगा, सांसद का, विधायक का, मंत्री का, इस बच्चे को गिरफ्तार नहीं करोगे इसका करियर खत्म हो जाएगा। अभी मासूम बच्चा है, स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, टीचर से बोलो वो क्षमा मांगे या फिर अपनी रिपोर्ट वापस ले। शहर के सारे वकील, पार्षद, सारे प्रमुख व्यक्ति, सभी पार्टी के लोग, बीजेपी, कांग्रेस, सब टीचर पे दबाव बनाने आ जाएंगे। तुम यहाँ बच्चों का भविष्य बनाने आते हो या उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत करने के लिए आते हो? FIR करोगे उसकी, बच्चे की नौकरी लगनी है अभी। तो ये चिंता तो बच्चे को होनी चाहिए ना कि मेरी नौकरी लगनी है, मुझे ठीक से बिहेव करना चाहिए, मुझे शिक्षक के साथ कैसे पेश आना चाहिए, मुझे परीक्षा में नकल नहीं करनी चाहिए, मुझे ये गंदा काम नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। ये चीज समझ किसको होनी चाहिए? और ये जितने लोग उसको समझा रहे हैं उसके बजाय किसे समझाना चाहिए? देश को समझ रहे हो आप? ये हमारा देश है, ये हमारा समाज है, हमारा एक एक गांव और हमारा शहर है ये, इस देश का, जहां ये होता है। किसी लड़की को शिकायत करने से पहले कितनी दिक्कत आती है थाने में, पुलिस वाले समझाते हैं, जज समझा देता है, बेटा तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, वो तो आवारा है, उसका क्या कर लोगे, उसकी शिकायत मत कराओ, अभी तो उसने छेड़छाड़ी की है, वो रेप भी कर सकता है, तुम्हारी हत्या भी कर सकता है, उसने तो ये कर रखा है, वो तो इतना खुकार है, वो तो यूं है, वो तो ये है, उसकी महिमा सुनाने लग जाते हैं। अरे उसको पकड़ के इतना पीटो और इतना अंदर करो कि वो सब भूल जाए। वो तो नहीं करते और बल्कि उसको डराते रहते हैं। पुलिस वाले यहीं से डराना शुरू कर देते कि तुम कर तो रही हो रिपोर्ट, पर सुरक्षा हम नहीं दे पाएंगे तुमको, ये तुम्हारी रिस्क है, आज के बाद तुम्हारी रिस्क बढ़ जाएगी, तुम अकेले आ जा नहीं सकोगे। सारे रिश्तेदार समझाते हैं। ये सब समझाने लिए उसको क्यों नहीं जाते भाई? जो अपराध कर रहा है उसको क्यों नहीं समझाते? इसका मतलब अपराध कौन फैला रहा है? हमारा समाज, हमारे लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे परिवार के लोग।
हमारी पुलिस, हमारे जजेस समझाते हैं पिताजी के खिलाफ जाओगी, भाई के खिलाफ जाओगी, पति के खिलाफ जाओगी, गांव का गुंडा है उसके खिलाफ जाओगी, मर जाओगी, डराते हैं। और आप कह रहे हो कि फंडामेंटल राइट्स कम होने चाहिए और ये शक्तियां होनी चाहिए। ऐसे समाज में आपने केस देखे नहीं है, वो तो हम हिम्मत बनाते रहते हैं लोगों को। मेरे पास कॉल आता है, सर ऐसा ऐसा हुआ है। हमने कहा कुछ नहीं, डरो मत, डटे रहो। पुलिस वाले को भी फोन कर रहे हैं, उसको भी कर रहे हैं, नेता को भी करेंगे। तुम उधर गए साला, तुम्हारा वो चिट्ठा खोल देंगे, तुम्हारी एक क्लिप पड़ी हुई है, तुम वहां नंगे थे उसमें। अब बोलना मत उसके चक्कर में कुछ, तो वो चुप रहता है। पुलिस वाले को भी ऊपर से डराते हैं, वहां उस दिन तुमने 5 करोड़ लिए थे, वो सारी बातचीत सब रिकॉर्ड है, करें वायरल, फिर वो चुप हो जाता है। तब जाकर वो अंदर हो पाता है कोई बदमाश आदमी कुछ बात वो अगर हमने ऐसे हथकंडे ना अपनाए हो तो कर पाते हैं, किसी के साथ जस्टिस नहीं कर पाते हैं। हमको मालूम है न्याय दिलाने के लिए भी ये करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा करना पड़ता है जैसे को तैसा। तो रोते हैं सब, ये करवा लेते हैं ऐसे ऐसे, फिर वो पब्लिक हमारे ऊपर हावी होती है, सब लोग हावी हो जाते हैं, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। इसलिए हमारे पास सबसे ज्यादा फोन आते हैं कि सर हम तो कुछ भी परेशानी होती है आपको फोन करते हैं, सॉल्व हो जाता है। क्यों हो जाता है? नेता क्यों नहीं कर पाता, पुलिस वाला क्यों नहीं कर पाता, कलेक्टर क्यों नहीं करता, हम क्यों कर देते हैं? हम प्रेशर क्रिएट करते हैं दूसरे टाइप। हम देखते हैं कि कहाँ जस्टिस संभावना, और हम कोई गैर कानूनी नहीं करते, बाकी चीज तो न्यायालय करेगा ना। हम तो अभी जो उसको करना चाहिए उसका कर्तव्य है, उसको कर्तव्य याद दिला रहे हैं कि ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो ऐसे तो न्याय दिलाना पड़ता, बहुत मुश्किल है इंडिया में सरवाइव करना इस तरह से। अगर आप शरीफ हो, अगर आप ईमानदार हो, अगर आप मेहनती हो तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि बदमाश लोगों का राज है, गुंडों का राज है, नौकरी करना भी बहुत मुश्किल है ठीक से। तो ये थोड़ा जन जागृति वाले लेक्चर भी जो है बहुत जरूरी होते हैं। ताकत मिलती है कि नहीं इससे? हाँ, ये आपको यही रियल ताकत है जिससे आप फील्ड में जाने के लिए तैयार होते हो। असली तो ठीक है, बाकी तो किताबों में भी है। ये चीज है, ये मजबूत बनाती है। और हम जब फिल्म में देखते हैं ये सब, तो उसके नए नए प्रयोग करते रहते हैं, नई नई चीजें ढूंढते रहते हैं। यहाँ क्या किया जा सकता है, यहाँ क्या कर सकते हैं, इस जगह इसको कैसे काउंटर करेंगे, इसको कैसे चेक करेंगे, इसको यूं कर लेंगे, इसको ऐसा कर लेंगे, फिर हो जाता है। आपको भी देंगे, आप बने हुए हो, हमारे परिवार से जुड़े हुए, ग्रुप में जो भी सब लोग जुड़े हैं वो शेयर करते हैं। हम लोग तो करते रहते हैं, कई बार कलेक्टर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कलेक्टर बोलता है बोले ये सब कर रहे हैं, हमने कहा अभी हमने आपसे करवाया कि नहीं? ग्रुप में मैसेज आते थे, फलाने कलेक्टर को सपोर्ट करो, बहुत परेशान है। एक पत्रकार परेशान कर रहा है उसको, टुच्चा सा पत्रकार होता है, कलेक्टर के सामने हावी हो जाता है। उसने फेसबुक पे क्या लिख दिया कलेक्टर के खिलाफ, अपने आप को इतराता हुआ महसूस करता है। हम उसी के अखबार के पेज पे, उसी के फेसबुक पेज पे, उसी की प्रोफाइल में जाकर के वहीं उसके खिलाफ 200 कमेंट डलवाते हैं, जबकि उसको केवल 3 पत्रकारों ने सपोर्ट किया शहर के टुच्चे से, और हम इधर से 150-200 लोगों से बमबारी करवाते हैं कमेंट की। भैया लोगों लग जाओ, थोड़ा सा उसको सबक सिखाओ। तो ईमानदार जो अधिकारी होता है उसका सीना चौड़ा हो जाता है, उसको लगता है कि मेरे पास बहुत बड़ी फौज है और सामने वाले के पास तो 3 थे। कई बार तो अकाउंट समेट के चलता बनता है, खुद ही हटा लेता है पोस्ट को, क्योंकि इंसल्ट हो रही है उसमें। तो नीचे सब बोल रहे हैं तो चोर है साले पत्रकार, तू ही चोर है, कलेक्टर साहब तो अच्छे हैं, वो तो सही कर रहा है कलेक्टर, तू चोर है। और उसी से बोलते हैं कलेक्टर से कि इसका कच्चा चिट्ठा हमको अवेलेबल कराओ, हम पोस्ट करवाते हैं। तो उसकी जो काले कुकर्म है वो सब अवेलेबल कराते हैं, तो हम ग्रुप में डालते हैं, तो बच्चे सारे फिर अब यही सोशल मीडिया का जमाना है ना, तो उसी से काउंटर करो उसको। हमारे पास भी है फौज अच्छी खासी है, 7,500 लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो 7,500 को डालते हैं तो 200-300 तो जागृत हो ही जाते हैं, और वो एक्टिव हो जाते हैं तो माहौल बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे मदद कर रहे हैं अभी तो इस दिनों में। अब यही तरीका नए जमाने का मदद करने का। तो कोई ईमानदार ऑफिसर हो और उसकी मदद करना हो तो इस तरह आगे आना चाहिए, नहीं तो वो तो अकेला पड़ जाएगा, फिर नौकरी से रिजाइन देगा वो। तो हर किसी को अब रिजाइन नहीं देने देंगे आप में से, ठीक है? सबको नहीं। आप कहोगे सर आप तो इतने बहादुर थे, इतना था, तो फिर रिजाइन दे भागे, अब हमको फंसा रहे उसमें
कि उधर जाओ, उधर खतरा है, तो हम है ना यहाँ पे आपके साथ। हमारे लिए कोई था नहीं ना बाहर। हमको अगर कोई मिल जाता हमारी तरह कोई आदमी कि तुम नौकरी करो, तुम्हारी सारी टेंशन तुम्हारी अलाय वलाय हमारी, और जाओ मस्ती से नौकरी करो, तो फिर हम करके बताते हैं। हमको सपोर्ट नहीं था, सपोर्ट जरूरत पड़ती है। तो ये क्लास जो है आपके लिए सपोर्ट के तौर पे खड़ी रहेगी, ठीक है, ईमानदार ऑफिसरों के लिए। बचते ईमानदार है ना, तब सपोर्ट कर पाएंगे। बदमाश रहोगे तो अपने आप ही फिर हमारा सपोर्ट काम ही नहीं करेगा। बच्चे ही सबूत ले आएंगे, सर ये जिनका आप सपोर्ट कर रहे हो इस पे तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो बदमाश है, ये देखो ये इसका ये कारनामा, तो मामला फिर गोल हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ईमानदार रहोगे तो जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा, और उसको सपोर्ट मिलने से खुश हो जाता है। बाकी चीजों की जरूरत नहीं होती। बाकी चीजें, कपड़े काफी चलते हैं लंबे, जूता भी आप खरीद लो 1-2 साल चलता है। खाने पीने में आदमी का 2 इडली से और 1-8 डोसा इससे पेट भर जाता है। वो बहुत लिमिटेड है, आदमी की जरूरतें बहुत लिमिटेड है, बाकी जरूरतें नहीं है। केवल और केवल परेशानी के समय में सपोर्ट मिलना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। वो नहीं मिल पाता ईमानदार आदमी को, बाकी तो सारी जरूरतें पूरी हो जाती है, सभी कुछ हो जाता है। गाड़ी मिल जाती है, बंगला मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है, शोहरत मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन कभी कोई पंगा हो जाए तो सपोर्ट करने वाले लोग नहीं मिलते। जिन लोगों के लिए काम किया वो सपोर्ट करने लायक होते नहीं है, क्योंकि आपने बदमाश को भगा दिया, शहर के नामी गिरामी आदमी को आपके चैम्बर से भगा दिया आपने, उठा के ऑफिस में से, चलो भागो तुम चोर आदमी, तुम मुझे रिश्वत दोगे, हटो यहाँ से। उसकी पहचान मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, सब पुलिस वालों से, वो आपका ट्रांसफर रुकवा सकता है, उसको तो आपने भगा दिया। और कल से आपका ट्रांसफर हो जाएगा तो आप बिल्कुल दीनहीन, गरीब, झुग्गी बस्ती वाले, भील, आदिवासी और स्वीपर और सड़क पे नाली साफ करने वाले और ये और बीमार लोग जो हॉस्पिटल में जिनको कमरा नहीं मिलता, जो हॉस्पिटल के बरामदे में इलाज करवा रहे हैं, ऐसे लोग, ये लोग आपका ट्रांसफर कैंसिल थोड़ी करा सकते। इनको तो पता भी नहीं चलेगा कि आज किस व्यक्ति का ट्रांसफर हुआ है। अखबार में आएगा कि इसका आदमी को हटा दिया गया है यहाँ से, उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। जबकि उन सबको जो अच्छी सुविधाएं मिल पा रही है वो उसी व्यक्ति की वजह से मिल पा रही है, खाना मिल पा रहा है उस व्यक्ति की वजह से, उनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं उस व्यक्ति की वजह से। और वो व्यक्ति जिस दिन जाता है वहां से ट्रांसफर होके, उनको पता ही नहीं चलता कि आज कौन जा रहा है और क्यों जा रहा है, और इसका जाना या यहाँ रुकना क्यों जरूरी है, कुछ भी नहीं पता उनको, उनकी समझ ही नहीं है, वो आपकी मदद ही नहीं कर सकते। तो 1 साल तक 2 साल तक आप नौकरी करते हो, जिन लोगों के लिए काम करते हो वो आपके बिल्कुल काम के नहीं है, पर आपको उनकी सेवा करने के लिए तो आए हो आप। और जो लोग बहुत काम के हैं, आप ईमानदार हो तो आप उनको भगाओगे, क्योंकि उनको अगर आओ भगत करोगे और अपने घर पे डिनर पे बुलाओगे तो वो तो आपका बहुत फायदा कर सकते हैं, लेकिन आप तो भगा दोगे, उनसे मिलोगे भी नहीं, क्योंकि आप ईमानदार हो। तो सिविल सर्विसेज की बड़ी विचित्र व्यवस्था है। जिन लोगों की हम खूब मदद करते हैं वो हमारी मदद करने की स्थिति में नहीं होते, और जिनको हम बहुत दुत्कारते हैं वो हमारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। जिनसे पंगा लेना पड़ता है वो हमारा बिगाड़ने की स्थिति में रहता है। इसलिए उस आदमी को ऐसी क्लास या हमारे जैसे किसी व्यक्ति का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। अब बात समझ में आएगी, ईमानदार आदमी को क्यों सपोर्ट की। बदमाश आदमी को हमको कभी याद नहीं करेगा नौकरी लगने के बाद में, उसके तो गुंडे, माफिया, डॉन वगैरह, पैसे वाले, नेता वेता, पुलिस वुलिस, सब हजारों दोस्त हैं, हम कहाँ लगते हैं, उसको जरूरत भी नहीं है। लेकिन एक भी ईमानदार आदमी होगा और जरा सी भी परेशानी होगी, कुछ भी, एकदम से जैसे माँ को याद करता है वैसे हमको याद करेगा, सर बहुत दिक्कत हो रही है अभी, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर उसका हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, पर तुम चिंता मत करो, आज शाम तक कुछ कर देते हैं। कौन कर रहा है परेशान, निपटा देंगे उसको, हो जाएगा उसको। या तो अभी आपको सॉल्यूशन बताया तो वैसा कुछ करते हैं, या फिर सोशल मीडिया वाला करते हैं, कुछ ना कुछ ताबीज हो जाता है। भगवान ने इतनी ताकत दे रखी है, गुरु जी की कृपा है, इतना ज्ञान भी दिया है, इतना विश्वास भी दिया है, क्षमता दी है, इतनी मित्रता दी है और इतना सर्कल दिया है कि हम कुछ ना कुछ उसका कर देते हैं और उसको समस्या से बाहर। सुबह मैसेज आता है, सब बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल ईमानदार आदमी को ना दिल को सुकून चाहिए। बदमाश आदमी को जेल हो गई, उसकी अच्छी ठुकाई हुई, उसको इतनी बढ़िया नींद आती है उसको यही सुकून चाहिए, उसको पैसा कौड़ी नहीं चाहिए।
उसको चाहिए कि उसको कल किसी ने गाली दी थी, आज उसका इलाज हो गया। कल कोई उसको धमकी देके गया था, आज उसकी सब नंगी क्लिप चल रही है, सब लोग देख रहे हैं और वो बदनाम हो गया, खत्म गेम उसका, और वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। तो ये होता है कि बदमाश आदमी को जब आप ठिकाने लगाते हो तो उसके बाद जो शरीफ आदमी होता है, ईमानदार होता है, उसको सबसे ज्यादा खुशी होती है। यही उसके लिए एक तरह से देखा जाए तो रिवार्ड है, यही पुरस्कार है उसका, ईमानदारी का। अब ये कौन कर पाएगा? ये नहीं कर पाएगा। तो खैर ये तो मैंने गोपनीय चीज थी, लेकिन मैं ओपन बोल रहा हूँ, जिस किसी को भी जरूरत है वो करते ही हैं फोन, और लोग कर लेंगे, थोड़े और कर लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ना है। कई बार लगता है कि अब मैं इस चीजों को वाइंड अप करूं, लेकिन वाइंड अप नहीं कर पाता। आप लोगों को देखता हूं, फिर नए नए लोगों को देखता हूं, बहुत सारे सीधे सीधे होते हैं, फिर लगता है कि ये सब जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। इनको तो एक से एक राक्षस है ना, वो एक से एक राक्षस है, राक्षसों से पाला पड़ने वाला है आपका। सिविल सर्विसेज की तैयारी कौन करता है? पढ़ा लिखा बिल्कुल निरीह सा, चश्मा लगा के, चश्मा लग जाता कई बच्चों को, तो बहुत सीधा साधा, घर में जो सबसे शरीफ बंदा होता है वो सिविल सर्विसेज निकालता है, और मोहल्ले का सबसे बदमाश आदमी गुंडा वो नेता बनता है, और टिकट भी उसी को मिलता है। अब उन दोनों का आमना सामना होता है फील्ड में। सबसे शरीफ, सबसे डरने वाले, सबसे डरपोक, एकदम सीधा, अपने काम से काम रखना, कभी लड़ाई झगड़ा जिसने नहीं किया, हमेशा पढ़ाई से वास्ता रखा, ऐसे आदमी का सामना, एकदम बदमाश जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है और हमेशा मारपीट और गुंडागर्दी, वो सिर फोड़ने के सिवा कोई बात ही नहीं करता, ऐसे आदमी से मुकाबला, सीधा मुकाबला, सीधा। उस कमरे में उन दोनों के सिवा कोई नहीं रहेगा, एक तरफ वो बैठा रहेगा, एक तरफ वो, और अब होगा मुकाबला, और उसको जीतना है। कितना मुश्किल काम है। जिसको गाली देना नहीं आता है उसको गाली देनी है, और जिसको देना बहुत ज्यादा आती है उसको चुप रहना यानी उसको चुप रखना। जो बात गाली दिए बिना, प्रेफिक्स सफिक्स लगाए बिना बात ही नहीं करता, ऐसे आदमी को चुप चुप करना है कि नहीं तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे, तुम बोले तो गाड़ दूंगा मैं तुम्हें। अब ये हिम्मत मतलब बिल्कुल उल्टा है। एकदम कमजोर आदमी एकदम ताकतवर आदमी को ललकारेगा, और फिर ताकतवर आदमी कुर्सी में घुस के बैठ जाएगा या शर्मिंदा होकर के पानी पानी होकर चला जाएगा। मतलब ये तो चमत्कार ही है ना, ये चमत्कार होता है ये वाला। और कंप्रोमाइज कर लोगे तो दोनों साथ में बैठ के दारू पियेंगे तो फिर तो आप वैसे ही हो गए। तो फिर जर्नी तो आपकी वैसे शुरू हुई थी, और संकल्प लेके आप आए थे कि आप समाज को निष्कलंक कर देंगे, निष्कंटक कर देंगे, यहाँ से जानवरों को सबको हटा देंगे और सभ्य लोगों का समाज बना देंगे। हम नारा लगाते हैं ना, सभ्य समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे, सभ्य समाज बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? हमारे यहाँ तो गुरुजी ने नारे ऐसे दिए, हमारा तो गुरु ऐसा ही है, क्रांतिकारी गुरु है। हमने छोटा मोटा हल्का लल्लू पल्लू गुरु नहीं पकड़ा, हमारा गुरु बहुत खतरनाक, बहुत ही क्रांतिकारी गुरु है। सीधा युग सुधरेगे की बात है, जग सुधरेगा। हम सुधरेंगे तो जग सुधर के ही रहेगा, फोड़ देंगे हम और नया जमाना लाएंगे। ये जमाना पुराना हो गया, नया समाज बनाएंगे, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे, सभ्य समाज बनाएंगे। तो धरती को स्वर्ग बना देंगे, इंसान को देवता बना देंगे। इतना खतरनाक संकल्प, छोटी मोटी बातें नहीं करते हो कि पंचवर्षीय योजना है, ये है, इतना ये करना है, अगले साल इतने पौधे लग जाएंगे, ये वो नहीं नहीं, ये वाली बात नहीं, बहुत ही खतरनाक है। छोटी मोटी बातें नहीं करते। तो उनके शिष्य होने के नाते हम भी छोटा मोटा संकल्प नहीं लेते, हम भी सिविल सर्विसेज में सुधार की बात करते, इसलिए इस तरह से बात कर रहे हैं, इसलिए ये क्लास चलाई गई। क्योंकि बाकी तो मार्केट में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो ये भाव नहीं जगाएंगे, वो आपको डरपोक बनाएंगे या फिर पैसे वाला बनाएंगे। और सबकी लाट टपकती रहती है कि हमको भी इसमें से कुछ देगा। वो हमारा शिष्य है, वहां जाके जिस दिन 5 करोड़ कमाएगा तो 10-15 लाख रुपए इधर भी पास करेगा थोड़ा सा, जबकि वो करता कोई नहीं है, कोई नहीं करा। आज तक किसी स्टूडेंट ने अपने टीचर को ले जाके पैसे नहीं दिए कि सर आपकी वजह से मैं आज 5 करोड़ कमा गया, पर उनके यूं ही कुत्ते जैसे मुंह खुला रखते हैं, लाट टपकाते रहते हैं इच्छा होती रहती है कि मुझे कुछ खाने को मिलेगा, और वैसे ही सिखाते भी हैं। मुझे किसी ने बताया कि एक टीचर तो ब्लैक बोर्ड पे बता रहा था कि इसमें कितनी रिश्वत आ सकती है 1 महीने में, इस पोस्ट पे इतनी रिश्वत आ सकती है। जैसे उसने लिखा
ऐसे ऐसे टीचर हैं इस देश में। मैंने बताया ना, अभी पूरा जमाना ही उल्टा। मेरे पास प्रोफेसर का फोन आता है, सर ऐसा ऐसा बच्चे ने पीट दिया, बच्चे ने गालियां दी, बच्चे ने परीक्षा में नकल की, बच्चे ने ये किया वो किया, लड़की को भी छेड़ा, लड़की का भी, एक लड़के का भी सर फोड़ दिया, उसका भी खून निकल रहा है। वो बहुत ही बदमाश बच्चा है, लगातार मुझे गालियां दे रहा है, शराब पी के आ गया है कॉलेज में। हमने कहा इसको एफआईआर कराओ, तो पुलिस वाला एफआईआर ना लिखे। और सर आप तो समझदार हो, कहाँ लिखवाने आ गए हो, यहाँ के बच्चे तो बदमाश है, किसी दिन आपकी हत्या कर देंगे, आप तो अकेले आते हो, ये आते हो, आप तो कार लेके आते हो कि कार का कांच फोड़ देंगे या स्क्रैच चला देंगे। तो प्रोफेसर आते तो प्रोफेसर इससे ही डर जाते हैं कि हमारी कार के स्क्रैच लगा के चला जाएगा, तो आधे तो घर चले जाते हैं उससे। कोई हिम्मत करता है तो फिर बाद में उस पर दबाव आ जाता है, विधायक का, प्रिंसिपल का और सबका, सांसद का। आपको शहर में रहना है कि नहीं, आपको भिंड मुरैना में ट्रांसफर किया जाएगा, आपका बालाघाट में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छे खासे शहर में पढ़े हुए हो, कहाँ बच्चों को पढ़ाओगे, क्या करोगे? फिर जाति संगठन आ जाएंगे, पार्षद आ जाएंगे, फिर वकील उठ के आ जाएंगे शहर के, एक से एक नामी गिरामी पुराने पुराने नेता आ जाएंगे, कांग्रेस के, बीजेपी के। तो फोन आता है, सर बहुत प्रेशर आ रहा है। फिर हम फोन करते हैं एसपी को, हमने कहा यार ये उसके ऊपर प्रेशर आया, हटाओ भीड़ वहां से। फिर कलेक्टर को फोन करते, तुम भी लगे रहो, पागल है वो एसपी, पिछली बार भी उसने गड़बड़ की थी। कलेक्टर भी फिर उसके पीछे लगा रहता है, फिर उसको सपोर्ट करते हैं, फिर उसको रखते हैं, तो हिम्मत रखना, डटे रहना, अभी होगा, वो अंदर भी जाएगा और सब होगा, चिंता मत करो। एसपी को बोल दिया, एसपी सपोर्ट कर रहे हैं। थानेदार को जब डांट पड़ती है तो वो लिखना शुरू करता है। कई बार घटना होती है सुबह 10-11 बजे, रिपोर्ट लिखता है शाम को 6 बजे। यानी 6-6 घंटे तक, 7-7 घंटे तक यहाँ भोपाल से बड़े स्तर पे प्रयास करते हैं, तब जाकर के एफआईआर दर्ज करा पाते हैं। एक गुंडे की, बदमाश की, पूरा का पूरा समाज जिसको हम समाज कहते हैं, वो उसके सपोर्ट में खड़ा होता है। किसके? गुंडे के। ऐसा पीड़ित व्यक्ति के फेवर में करके बताओ ना तुम, पीड़ित व्यक्ति के फेवर में करके बताओ। ऐसा जिसका रेप हुआ है, जिसकी पिटाई हुई है, जिसको पीटा गया, जिसके साथ भेदभाव किया गया, उसके फेवर में करके बताओ। इसलिए अमेरिका उसके फेवर में करता है। इसीलिए तो अमेरिका का जो डॉलर है वो इतना ज्यादा, रुपए की वैल्यू ये, कई लोग पूछते हैं ना डॉलर की वैल्यू क्यों ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां रहना सेफ है, वहां पीड़ित व्यक्ति के साथ न्याय होता है और आम आदमी लोग उठ खड़े होते हैं उसके लिए, उसके साथ उसका शोषण नहीं होने देते। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने अमेरिका से इसीलिए लिए क्योंकि अमेरिका वो है जो ये नहीं होने देता। इसका उल्टा अमेरिका में होता है, इसका उल्टा होता है। वहां पुलिस थानों में नहीं बैठती, सड़कों पे होती है। डायरी लेकर के रिपोर्ट लिखने के लिए, एफआईआर लिखने के लिए लोग देखते रहते हैं कहां पर। वहां मामले रफा दफा नहीं होते, वहां एक्सीडेंट करके आप भाग नहीं सकते। हर 5 मिनट में पुलिस गुजरती है रोड से। जहां कोई 2 गाड़ियां रुकी हुई है और टकराई हुई दिखती हैं, वो सीधा जा करके वहां पर रिपोर्ट दर्ज करते हैं। आपको करवाने के लिए नहीं जाना पड़ता, वहीं स्पॉट पे घटना जहां हो रही है वहां पर। इसलिए वो लोग जंगलों में रहते हैं, वहां बाउंड्री नहीं होती, किसी के मकान की बाउंड्री नहीं होती। अमेरिका में मकान की बाउंड्री होती ही नहीं है, ओपन होता है, कोई एसेट्स को छेड़ता नहीं है। अब सिरफिरे तो सब जगह होते हैं, आप कहते हो वहां गोली मार दी, हाँ हथियार रखने का अधिकार है सबको, इसलिए वहां पर गोलीबारी होती रहती है। सिरफिरे हैं, ड्रग्स लेने वाले भी हैं, आवारा भी हैं, चोर भी हैं, थोड़े बहुत। तो अपराधी तो हर जगह मिलेंगे, मनुष्य के रूप में अपराधी। बात कानून की हो रही है। और एक पुलिस वाले ने काले के साथ बदसलूकी की, काले आदमी के साथ, तो देखा आपने कितने लोग सड़कों पर आ गए। पुलिस ये बिल्कुल गलत कर रही है, ब्लैक लाइव्स मैटर। और फिर काले लोगों के लिए गोरे लोगों ने आंदोलन किया कि पुलिस ने बिल्कुल काले आदमी के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आया समझ? तो ये बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है अमेरिका में और इंडिया में। हालांकि वहां पर क्षेत्रफल ज्यादा है, जनसंख्या कम है, इसलिए वो आसानी से निपट लेते हैं। फिर पैसे वाले भी हैं तो पुलिस भी ज्यादा रख पाते हैं, और फिर जनसंख्या कम है तो मेंटेन भी हो जाता है, ट्रैफिक भी कम होता है, लोग भी कम है, क्राइम भी कम होता है इसी आधार पे। अब भारत में जनसंख्या भी ज्यादा है, डिमांड भी ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, क्षेत्रफल कम है अमेरिका की तुलना में, अपॉर्चुनिटीज कम है, नौकरियां, पैसा कम है। भारत छोटी इकोनॉमी है, इतने सारे लोगों को रोजगार भी नहीं दे सकते, पुलिस भी नहीं दे सकते, अंतर है, वो मानते हैं।
लेकिन आपको करना है ना, आपको डेवलप होना है, आपको बड़ी इकोनॉमी बनना है, अपनी पुलिस को प्रशिक्षित करना है। यहाँ फंडामेंटल तो 200 साल हो गए अमेरिका को ये सब एक्सरसाइज करते करते, हम भी करेंगे, लेकिन पीछे नहीं जा सकते, चाइना नहीं बन सकते। तो आज के लेक्चर में आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा। मैं बॉटनी से इधर तो आ गया लेकिन मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स की जो चीजें जो होती है वो ज्यादा जरूरी है। तो एलगी के साथ होमवर्क करिएगा यही वाला, और उसके बाद आइए ब्रायोफाइटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रायोफाइटा। प्लांट एम्फीबियंस कहते हैं ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा प्लांट एम्फीबियंस। जैसे एम्फीबिया पढ़ा था आपने, एम्फीबिया की क्या विशेषता बताई थी हमने कि वो रिप्रोडक्शन के लिए, खास करके फर्टिलाइजेशन के लिए कहाँ जाते हैं, पानी में। ब्रायोफाइट्स भी यही करते हैं। ब्रायोफाइट्स बारिश के दिनों में, खास करके फेवरेबल कंडीशन, जब भी कभी फेवरेबल कंडीशन पौधों के बारे में बोली जाए तो उसका मतलब होता है रेनी सीजन या बारिश, पानी मतलब फेवरेबल कंडीशन। तो रिक्शिया, मार्केंशिया, पेलिया, एंथोसिरोस, पोलिग्नम, स्पेग्नम, पोलिट्राइकम, नाम लिख लीजिए ब्रायोफाइट्स के। रिक्शिया, मार्केंशिया, जाकर के सबके फोटो देखिए, इमेजेस देखिए गूगल में। रिक्शिया, मार्केंशिया, पेलिया, एंथोसिरोस, ANTHOCEROS, एंथोसिरोस, स्पेग्नम, पोलिट्राइकम, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल। और इन सब को फेवरेबल कंडीशन में जाना होता है रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। जब भी इनमें रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल वाला, तो उसके लिए बारिश बहुत जरूरी, पानी वाला वातावरण बहुत जरूरी, वाटर। तो इसका मतलब एम्फीबिया में भी तो यही था कि उनके फर्टिलाइजेशन के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। ठीक यही कंडीशन यहाँ है, इसलिए इनको बोलते हैं प्लांट एम्फीबियंस। प्लांट एम्फीबियंस ये आप जहाँ पे भी आपने स्कूल में जब पढ़ा होगा, और पानी पीने की जो टंकी देखी होगी आपके यहाँ, अगर पानी की वो जो सीमेंट की टंकी होती है या बड़ी सी जो टंकी होती है पानी की, उसके आसपास जो ग्रीन ग्रीन जो आपको अधिकांश दिखाई पड़ता है वो रिक्शा होता है। रिक्शा मार्केट जहाँ वहाँ मिलेंगे आपको। तो ये ब्रायोफाइट्स होते हैं, मॉसेस है ना, मॉसेस जिनको कहते हैं, और लाइकेंस मॉसेस लाइक, ठीक है, ये कहलाते हैं। तो आप जब जीरो सीर हाइड्रोसीर पढ़ोगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन, तब ये काम आएंगे। किसी भी अवस्था में न्यूडेशन के बाद में जब पहली बार अर्ली जो पहला चीज दिखाई देती है वो यही, इसी से शुरू होता है। फिर इसके बाद जीरो सीर हाइड्रोसीर, जीरो सीर में, खास करके जीरो सीर में जहाँ चट्टानों पे जंगल उगते हैं, रेगिस्तान में जंगल उगते हैं, चट्टानों पे, वहां पर जंगल कैसे तैयार होते हैं, तो सबसे पहले लाइकेन, मॉसेस, रिक्शिया, मार्केंशिया, पेलिया, एंथोसिरोस, ये चीजें वहां सबसे पहले उगती हैं। ये उगती हैं, इसके बाद आता है टेरिडोफाइट्स, PTERIDOPHYTAS, टेरिडोफाइट्स जो हैं उनके कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। दो तो मैं आपको फॉसिल वाले लिखवा देता हूँ। राइनिया, RHYNIA, राइनिया, लेपिडोडेंड्रॉन, ये आपके वो उस टाइप के हैं, रोडोडेंड्रॉन, लेपिडोडेंड्रॉन टाइप, ये वो है फॉसिल्स। और ये जो फॉसिल्स नेशनल पार्क है, गुगुआ है ना, क्या नाम है, गुगुआ, गोगरी, क्या नाम है, हाँ, जो मंडला वाला
फॉसिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का। कौन सा नाम है? फॉसिल नेशनल पार्क है ना, मंडला का बोलते थे पहले, मंडला बोलते थे, आजकल गुगवा बोलते। हाँ हाँ हाँ, फॉसिल तो है, लेकिन जगह का नाम क्या है? चलो कोई नहीं, देख लेना उसको जाके। वो जो है वो वहां आपको इन्हीं के फॉसिल्स मिलेंगे, टेरिडोफाइट्स अधिकांश जो है जिम। हाँ, डिंडोरी में चला गया, लेकिन जगह का नाम गुगवा है शायद, जाके देखो। तो ये चीजें हैं, ये जोड़ के रखो। इसके बाद कुछ लिविंग टेरिडोफाइट्स भी हैं जो अभी भी जिंदा है, लाइक लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, ये तीनों बड़े फेमस है। लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम। इनमें जाइलम फ्लोएम तो नहीं होता, लेकिन फिर भी पानी ऊपर चढ़ता है। ये सीधे खड़े होना सीख गए। ब्रायोफाइट्स ने अभी सीधा खड़ा होना नहीं सीखा है, उनमें तना विकसित नहीं हुआ है, तो उनको थैलस कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, इससे पहले जो मैंने लिखवाए थे, उनकी बॉडी को थैलस कहा जाता है। उसमें रूट्स, स्टेम, लिव्स, इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन टेरिडोफाइट्स में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि रूट है, ये लिव्स है, ये स्टेम है, बट अंदर जाइलम एंड फ्लोएम अभी भी डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो अभी जो ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड फूड ट्रांसपोर्ट, वो प्रॉपर नहीं होता। तो जाइलम फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट एंड फ्लोएम फॉर फूड ट्रांसपोर्ट। तो जो लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है, इक्विसिटम, ये आपको मिल जाएंगे। आप अगर किसी नर्सरी पे जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे या गूगल में इमेजेस में जाकर के देखिए, आपके सबके देखे हुए हैं, बस आप पहचानते नहीं अभी। आपने सबने किसी न किसी के घर में, बगीचे में ये सब देख रखे हैं, तो जाकर के देखिए। इक्विसिटम एक से एक क्वालिटी है। तो ये सब आपके गार्डनिंग वाले प्लांट है, डेकोरेटिव प्लांट। और खास करके सिलेजिनेला के बारे में मैं बताना चाहूंगा। पहली बार सीड हैबिट, हेटेरोस्पोरी, सीड हैबिट, बीज स्वभाव, बीज बनने की कोशिश पहली बार सिलेजिनेला में हुई है। इससे पहले कभी बीज नहीं बने। बीज, सीड हैबिट, उसको हेटेरोस्पोरी भी कहते हैं। हेटेरोस्पोरी, तो दोनों को सर्च करिए, एक एक पैराग्राफ लिखिए, हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट। और इन सब के लिए आप लोग प्लांट डाइवर्सिटी सर्च भी कर सकते हैं ई ज्ञान कोश में। जो मैंने लाइफ साइंस बताया था आपको, एलएसी वाले में प्लांट डाइवर्सिटी, वो एनिमल डाइवर्सिटी थी, ये प्लांट डाइवर्सिटी। तो वहां जाकर के आपको ये सीड हैबिट और ये सब मिल जाएगा। बीज बनने की शुरुआत। जिम्नोस्पर्म, इससे अगला ग्रुप है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो है वो न्यूड सीड होता है, नेकेड सीड। कोन्स, उनको कहते हैं कोन्स। कवर्ड सीड जो होते हैं उसको फ्रूट कहते हैं हम लोग। फ्रूट का मतलब सीड कवर्ड होते हैं, एंजियोस्पर्म। इसके बाद जो आता है वो एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड सीड, सीड ओपन होते हैं, और इस टाइप के ओपन सीड को बोलते हैं कोन्स। पेड़ों के नाम देखोगे तो पाइनस में ऐसे ही कोन होते हैं। पाइनस का पेड़, चीड़ का पेड़ जिसको बोलते हैं, जो आपको खास करके जम्मू कश्मीर का पूरा दिखाई पड़ेगा। देवदार, सेडार जिसको बोलते हैं, देवदार, देवताओं का वृक्ष, देवदारू, उससे बना है देवदार।